पे देखिए बच्चन जी जो है आते हैं और जो स्थिति देखते हैं कि आज वो समय नहीं रहा जैसा उन्होंने बचपन में यहाँ पे बिताया था। कहते हैं कि हमारा मकान जो था वो उत्तरमुख था, मतलब कि जो मकान था वो उत्तरमुख था। सामने खुला ऊंचा-नीचा मैदान बाबा के ज़माने में होते कि जो कच्ची दीवार उठाई गई थी वो बरसों की बरसात से ढहकर छोटी-बड़ी डूहों में परिवर्तित हो गई थी। फिर पार में पूरब-पश्चिम जाती एक गली, गली के पार फिर खुला मैदान। बात को उस पर एक बूढ़ी काची ने लकड़ी की टाल लगा रखी थी और तगड़ी दबंग आवाज़ दे मील भर पर सुनाई देता था। मजाल है कि काम के वक़्त कोई सुस्ती दिखलाए, बुढ़िया खा जाती थी। टाल के उस पार नीम का एक बड़ा पेड़, पेड़ के सामने गिरधारी काची का 2 कोठरियों का घर मुंदर नाम की एक पासीन बैठाले हुए थे। मतलब किसने? गिरधारी काची के बारे में बता रहे हैं। बाल बच्चा कोई नहीं था, बस का एक काम, एक शौक, वही था काम घर, घर के पीछे पड़ी ज़मीन पर साग-सब्ज़ी उगाने का और शौक कुश्ती लड़ने का। घर के पूरब एक कच्ची दीवार के सहारे उत्तर दक्षिण 2 पूस की परछतियां, एक के नीचे उनके बैल और लड़िया और दूसरे के नीचे एक बढ़िया अखाड़ा जो उनके दादा परदादा के वक्त से चला आ रहा था। मेरे परबाबा और बाबा ने निश्चय उस अखाड़े में जोर किया होगा। मिट्टी उसकी बड़ी ही चिकनी, मुलायम और पीली थी। साल में कई बार गिरधारी उसमें कड़ू तेल छिड़काते थे। नीम के पेड़ के नीचे पत्थर की एक भारी नाल पड़ी रहती थी, पहलवानों के लिए एक बड़ी चुनौती। जो उसको उठा लेता था, नक्काश को बुलाकर उस पर उसका नाम खुदवा लिया जाता था। उस पर कई अक्षर खुदे हुए थे, पर साफ किसी का नाम पढ़ पाना मुश्किल था। शायद नाम के प्रथमाक्षर भर खोदे जाते थे। उस पर मैंने माँ खुदा हुआ देखा था। संभव है मेरे परबाबा मिट्ठू लाल ने कभी वहां नाल उठाई हो। कहते हैं कि एक बार किसी पहलवान ने नाल उठाई थी तो उसके पाँव की नस चटक गई और नीचे की धरती खून से तर हो गई थी। मैंने उस नाल को उठाते किसी को नहीं देखा था। हाँ, कुश्ती लड़ने के लिए जब लोग अखाड़े में जाते थे तो नाल को हाथ में लगाकर अपना कान जरूर पकड़ते थे। वर्षों से एक ही जगह पड़ी रहने से उसका कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया था। गिरधारी नाटे पर कसे गठे बदन के थे, वैसे ही तगड़े उनके बैल थे जिन्हें वो गुड़िया के दिन लड़ाते थे और सारा मोहल्ला देखने को जमा होता था। जब दोनों बैल सींग में सींग फंसाकर आमने सामने डट जाते थे, एक दूसरे को आगे पीछे ठेलते हुए, तब गिरधारी में ही दम था कि उनकी एक एक सींग पकड़कर अलग कर देता। मुंदर सुंदर थी पर सुकुमार नहीं, वो गिरधारी के साथ खेती का सारा काम करती। जब वे गली पार कर कुएं पर पुरवत लगाते तो वो अकेले मोड़ पकड़ती। फसल के दिनों में खेत में रहती, साग सब्जी खेत से निकाल कर लड़िया पर लाती, जिसे हाँक कर गिरधारी मंडी में बेचने जाते। और जब कुछ भी करने को न रहता तब वो टाल वाली बुढ़िया काचिन से लड़ती। ये लड़ाई हाथापाई ना की होती, सिर्फ गाली गलौज की होती। मिले मिले खेत टाल, कभी बुढ़िया की टाल से लकड़ी गायब हो जाती, कभी मुंदर के खेत से सब्जी और कभी लड़ाई के और बहाने निकल आते। बुढ़िया टाल के किसी कुंदे पर बैठ जाती और मुंदर नाम तले मुंदर जो है वो नीम तले पड़ी नाल पर और हाथ हिला कर दोनों घंटों को एक दूसरे को गरियाते जाती जब तक उनका गला जवाब नहीं देता। ये पूरा दृश्य वहां का बता रहे हैं कि मेरा ऐसा ख्याल है कि कभी कभी वे बगैर किसी बहाने के भी लड़ लेते थे, आपस में भी सलाह करते, गालियां देते। ज्ञान को उसकी सारी गालियां गर्दान कर जाती। गिरधारी के खेत के पार बताते हैं कि बाबू मुक्ता प्रसाद का, यानी जो गिरधारी का खेत था उसके खेत के पार बाबू मुक्ता प्रसाद, इनका मकान था। वे आर्य समाजी थे। मुक्ता कौन थे? आर्य समाजी थे। लाड साहब के दफ्तर में काम करते थे। गर्मियों में शिमला जाते। गर्मियों में पहाड़ पर जाने वाले मोहल्ले के वे एकमात्र व्यक्ति थे। मोहल्ले पे मोहल्ले वाला कौन सा एक व्यक्ति है जो आर्य समाजी था और पहाड़ियों पे जाता था? बाबू मुक्ता जाते थे। और इस कारण गर्मियों के बाद लौट कर वो मोहल्लों वाले से ऐसे बात करते थे जैसे अभी पहाड़ पर चढ़कर बोल रहे हों, कि हम मैदान में खड़े होकर मुंह ऊपर करके उनकी बात सुन रहे हों। आदमी बुरे नहीं थे। जब सारा मोहल्ला गर्मी की लू लपट में झुलस रहा हो तब शिमले की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते रहने पर अपनी खसूसियत का कुछ गरूर होना स्वाभाविक है। आर्य समाज का प्रचुर साहित्य उन्होंने अपने घर में जमा कर रखा था, जिसे वे उदारतापूर्वक लोगों को पढ़ने को दिया करते थे। आर्य समाजी विचारधारा से मेरा प्रथम परिचय उन्हीं की पुस्तकालय से हुआ। लुई कूने के स्नान चिकित्सा के भी वे बड़े जबरदस्त पैरोकार थे। उन पर उनके लंबे लंबे प्रवचन सुनने की मुझे याद है। बाद को वो मेरे कुछ काम भी आए। लड़का उनके कोई नहीं था। 2 भतीजे थे, ज्योति प्रकाश और ओम प्रकाश, जिन्हें वे अपने लड़कों की तरह ही मानते थे। दोनों ही अपने चाचा की लघु अनुकृतियां, मतलब कि लघु अनुकृतियां थे, जैसे वो थे उनके चाचा की, वो भतीजे भी वैसे ही थे। ऐसा सटीक उन्होंने दोनों को अपने मानसिक ढांचे में ढाला था। जिस लब लहजे में चाचा बोलते उसी लब लहजे में भतीजे भी। दोनों भाई स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के साहित्य के बड़े प्रेमी और संग्रही थे। उन्हीं से लेकर पहले पहल मैंने स्वामी जी की कृति अमेरिका पथ प्रदर्शक और अमेरिका भ्रमण पढ़ी थी, जिसके कवर पर स्वामी जी
स्वामी जी के कुछ चित्र के नीचे छपा था, एक चवन्नी जेब में लेकर अमेरिका भ्रमण करने वाले। यह इसी आशय का कुछ और पुस्तक को पढ़कर मुझे लगा था कि जब मैं चवन्नी से ज़्यादा इकट्ठा कर सकता हूँ, तब मेरे लिए ऐसी यात्रा क्यों कठिन होनी चाहिए। मेरी कल्पना ने उन दिनों अमेरिका पहुँचने के लिए ज़मीन आसमान के कैसे-कैसे गुलाबी जोड़े थे। नियति का भी क्या-क्या बंग व्यंग है कि मैं आधी दुनिया की यात्रा कर चुका हूँ और अमेरिका ही जाने का योग नहीं लग पाया। जहाँ पहुँचने का स्वप्न मैंने सबसे पहले देखा था, शायद आप भी कभी न लगे। ना भी लगे तो क्या, पुस्तक पढ़ने वाले कितने गए होंगे? ओम और ज्योति ही नहीं गए। अब मैं ये मानता हूँ कि मस्तिष्क के विकास में कल्पना जागृत करने वाले साहित्य का भी महत्वपूर्ण योग होता है। भले ही वो कल्पना जो है कभी साकार रूप ले या ना ले। मुक्ता प्रसाद की कोठी मोहल्ला चक की उत्तरी सीमा पर थी। उनके पास मोतीसिमगंज, लोग उसे क्या कहते थे, संक्षेप में मोसिमगंज कहते थे। मोतिसिम जो ये है शायद फारसी का शब्द है, पता नहीं क्या अर्थ है, क्यों ये नाम उस मोहल्ले को दिया गया था। मुक्ता प्रसाद के मकान के पश्चिम श्रमजीवी मुसलमानों के छोटे-छोटे प्राय कच्चे घर थे। भिस्ती, हज्जाम, जराहे, चिकवे, नैचा बांधने वाले, कुल्ली लगाने वाले, छाता मरम्मत करने वाले, कलई करने वाले, पतंगसाज, कागजी खिलौने बनाने वाले वगैरह वगैरह। उनके घरों में मुर्गियां पली होती और उधर से निकला तो चुक चुक करती, कभी इधर से कभी उधर से। किसी के घर के सामने कक कक करते बतखे होते। ज्यादातर मर्द दिन को फेरी पर निकल जाते, औरतें पर्दे में रहती। छोटे से छोटे भी घर के दरवाजे पर फटा पुराना मैला ही सही पर्दा जरूर रहता। बाहर छोटे बच्चे बच्चियां ही दिखलाई पड़ती, कोई औरत कभी बाहर निकलती नहीं थी। सिर से पाँव एक लंबा सफेद बुर्का डाले सुन्नी औरतें, सफेद बुर्का डाले सिया काले बुर्का डाले, इधर तो सब सुन्नी ही थे। लड़कपन में मुझे इन बुर्का वालियों को देखकर बड़ा डर लगता था। उल्लू की सी जालीदार दो आंखें वाले चोगों के अंदर पता नहीं क्या है। बहुत छुटपन में मुझे सड़क पर निकल जाने से रोकने के लिए कहकर डराया जाता था कि बुर्के वालियां छोटे बच्चों को अपने घाघरे में छिपाकर उठा ले जाती हैं। बुर्का जहाँ रूप को दूसरों की नज़र से बचाने का साधन है, वहाँ कुरूपता को भी ढकी मुदी रखने का। इस संबंध में एक मनोरंजक प्रसंग याद आ गया। हमारे इलाहाबाद में एक डॉक्टर मुखर्जी थे, ईसाई थे, बड़े अच्छे डॉक्टर थे, पर अप्रिय सत्य बोलने में बिल्कुल बेझिझक। एक बार कोई मुसलमान जो है सज्जन अपनी बीमार बीवी को इक्के पर बिठा के उन्हें लाया दिखाने। इक्के पर भी पर्दा, बीवी बुर्के में। डॉक्टर साहब से उनकी दरख्वास्त की कि बीवी पर्दानसीन है, और डॉक्टर साहब इतनी तकलीफ फरमाए कि इक्के तक चलकर उनको देख लें। बीबी ने इक्की के पर्दे से नब्ज दिखाने के लिए कलाई बाहर निकाली। डॉक्टर साहब ने कहा, जवान दिखाइए। अब तो बीबी को इक्के का पर्दा भी हटाना पड़ा और चेहरे से बुर्का भी। बीबी साहबा निहायत बदसूरत थी। डॉक्टर साहब व्यंग से मुस्कुराकर मियाँ जी से बोले, अब मैं समझा कि आप अपनी बीबी को क्यों इतने पर्दे में रखते हैं। खैर सगल उस मुस्लिम बस्ती के मर्दों का था। कबूतरबाजी, तितरबाजी या बुलबुलबाजी। शाम को उधर से कोई तितर का पिंजरा लिए हुए निकलता। दीमक लगी दीवारों की खोज में दीमक के, तीतरों का प्रिय भोजन, कोई बुलबुल का अड्डा लिए, और उनका घरों पर लंबे लंबे बांसों पर कबूतरों के उतरने के लिए छतरिया होना जो दूर से दिखता। शाम को कबूतरों के गोल आसमान में चक्कर लगाकर उड़ते हुए दिखाई देते। पता नहीं कैसे लोग अपने अपने गोलों को पहचानते हैं और कैसे उन पर बाजी लगाते हैं। तीतर और बुलबुल भी लड़ाए जाते हैं और उन पर भी बाजियां होती हैं। उनकी औरतों का सगल अल्लाह मियाँ ही जाने, शायद बच्चे पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं। पर संभवतः मैं उनके प्रति अन्याय कर रहा हूँ। बेचारियां घर के 100 काम काज तो करती ही होंगी। बाहर या तो काम काज के लिए निकलती होंगी या आमोद प्रमोद के लिए। काम काज के क्षेत्र उनके लिए कहाँ खुले होते, और आमोद प्रमोद के भी साधन उस समय उनके लिए बाहर क्या उपलब्ध थे। उपलब्ध भी होते तो उनकी निर्धनता उनका उपभोग करने का अवसर उन्हें कहाँ देती। अब मोहल्ले के उत्तर पश्चिम कोने में बने इमामबाड़े और उससे लगी उपयुक्त मुस्लिम बस्ती से फिर दक्षिण लौट आऊं। जिस गली से लौट रहा हूँ, गिरधारी का खेत अब उसके बाईं ओर है। दाईं ओर को है कच्ची मिट्टी के आदमकद मुनेर से गिरा एक बाग, जिसे मेरे लड़कपन में कल्याण चंद का बाग कहा जाता था। वास्तव में बाग के दो हिस्से थे, एक हिस्सा कुएं तक, जिसके पास ही बाग के अंदर जाने के लिए दरवाजा था। दूसरा हिस्सा कुएं से लेकर वहां तक जहां हमारे मकान का सामना था। कुएं से उत्तर का हिस्सा सब्जी बाग था, दक्षिण का फूल बाग, एक तीसरा हिस्सा भी था फल बाग। यानी यहाँ पे जो है इनके यहाँ पे सब्जी बाग भी था, फूल बाग भी था, फल बाग भी था। और जो फूल बाग है उसका ठीक पश्चिम, जिसका दरवाजा चाहचंद के कुएं के सामने खुलता, जो महाजनी टोले में लगता। मेरे लड़कपन में ही मालिकों की तरफ से इस बाग की देखरेख बंद कर दी गई थी। सब्जी बाग को गिरधारी मामले किराए पर ले लेते थे। बरसात में थोड़ी गुड़ाई कर उसमें चरी भी बो देते थे, जिसे उनके बैलों के लिए साल भर का चारा मिल जाता था। सब्जी के लिए उनका अपना ही खेत काफी था। फूलबाग को देखकर कोई भी कह सकता था खंडहर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी।
उसके उत्तर-पश्चिम के कोने में एक पक्का कुआँ था, जगत के नीचे एक बड़ी पक्की टंकी भी थी, पानी इकट्ठा करने के लिए जिसमें मोटे पाइप का एक नल लगा रहता था। बाग भर में पानी ले जाने के लिए पक्की नालियाँ बनी होती थी, जगह-जगह से खुली जिससे चाह क्यारियों में पानी पहुँचाया जा सकता था। बीचों-बीच एक ऊँचा पक्का चौकोर चबूतरा होता जिस पर 4-5 आराम कुर्सियाँ मज़े में पड़ी रहती। चारों ओर चढ़ने-उतरने के लिए छोटी-छोटी सीढ़ियाँ होती। फूल बाग का सबसे बड़ा आकर्षण था उसके पूरब दक्षिण के और जो है खड़ा 2 मंजिला पक्का बंगला। उत्तरमुख फाटक के अंदर प्रवेश कर लेने से दलान सामने आ जाता। तो ये पूरा यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे-कैसे पूरा परिदृश्य था। फिर फल बाग में आम, इमली, अमरूद, जामुन, आंवले, शरीफे, करौदे क्या नहीं होते जिनमें बिना सींचे, बिना खाद वाले भी मौसम आने पर फल लगते थे। और ये भी कहते हैं कि बच्चे खाते, गिराते, पढ़ाते, लड़कों के साथ कभी-कभी बढ़ के भी शामिल हो जाते, झुँझलाते, सिखलाते, पकने तो दिया करो, इतने जल्दी सब खाने आ जाते। तो इस तरीके से कहते हैं उस समय का एक गीत है कि मुझे याद है कि लिपले चौपड़िया भक्ति लिपले चौपड़िया। आगे बहुत फुहड़ है, दूसरा मौका होता तो जाड़े में किसी समय किसी विशेष तिथि को स्त्रियाँ आंवले के पेड़ की पूजन करती, उसके तने में कच्चा सूत लपेटती और उसे ब्राह्मण को दान देती। बाद को आंवले के तले बैठकर खाना खाती। कोई-कोई परिवार आंवले के पेड़ के नीचे ही रसोई तैयार करते, फिर खाते। ये प्रथा देखिए अभी भी चल रहा है। मैंने हरिवंश पुराण में पढ़ा था कि श्री कृष्ण जब पारिजात वृक्ष स्वर्गलोक से उखाड़कर द्वारिका लाए थे, तो सत्यभामा ने अखंड सुहाग के लिए श्री कृष्ण को पारिजात से बात कर नारद जी को दान कर दिया था। क्या उसी की स्मृति में ये पूजा होती है? क्या आंवला ही पारिजात था? खैरियत है कि पति को स्मरण करके पेड़ ही बात जाती और दान दिया जाता। कहीं पति को भी बाँधने की प्रथा चल पड़ती तो पुरुषों की बड़ी मुसीबत होती। ये मेरे काफ़ी बड़े हो जाने के समय की बात है। कभी-कभी गर्मी की रातों में अपने मकान के आगे के मैदान में सोते हुए नींद टूट जाने पर मुझे अस्तबल से छुन-छुन की आवाज़ आती। पहले तो मैंने इसकी उपेक्षा की, जब कई रातों को वो सुन पड़ी तो मैंने पड़ोस के एक बुजुर्ग से उनकी चर्चा की। उन्होंने कुछ गंभीर होकर कहा, "तुम्हीं को नहीं औरों को भी ये आवाज़ सुनाई देती है। देयर इज़ ए हिस्ट्री ऑफ दिस छुन-छुन।" और उन्होंने मुझे वह हिस्ट्री इस प्रकार बताई। महाजनी टोले के जैनी सेठ के परिवार में एक लाला कल्याण चंद हुए। बड़े ही अय्याश तबीयत के थे, घर में अटूट धन था उनके। उन्होंने एक वेश्या के लिए, जिसके रूप यौवन पर वे लट्टू थे, वो बंगला बनवाया था और बाग भी लगवाया था। वो ऊपर वाले कमरे में रहती थी। हर संध्या को सेठ उससे मिलने वो बाग में आते और काफ़ी रात गए अपनी हवेली को लौट जाते। वेश्या की देखरेख के लिए कई नौकर-चाकर थे जो नीचे रहते। बाग में कई माली भी काम करते थे, पर वह वेश्या सेठ के साइज़ के ऊपर आसक्त हो गई। कौन? जो वेश्या थी वो सेठ के साइज़ के ऊपर आसक्त हो गई। छरहरा गबरू फैला था। साइस आधी रात को अस्तबल से टमटम निकाल कर छत के नीचे खड़ी कर देता और हाँकने की ऊँची बैठकी पर खड़े होकर वेश्या को नीचे उतार लेता और सवेरे होने से पहले उसी तरह से उस छत पे चढ़ा देता। बैर प्रीति नहीं दूर दुराए और जो है सेठ को कुछ शक पड़ गया। एक रात करीब 2 बजे अचानक बाग में वो आ गए। वेश्या अपने कमरे में नहीं थी। छत से उन्होंने देखा तो नीचे टमटम खड़ी पाई। सारी बातें समझ गए। साइस की कोठरी भीतर से बंद कर दी। सेठ ने बहुत आवाज़ें दी पर भीतर से कोई नहीं बोला, न कोई सांकल खोला। सुबह दरवाज़ा चीरा गया तो दोनों की लाशें छत से लटक रही थी। दोनों ने खुदकुशी कर ली थी। अकाल मौत मरे थे, दोनों भूत हो गए। आधी रात को साइस अस्तबल में आकर बैठता है और वेश्या उसके आगे नाचती है। उसी के धुपरुओं की छुन-छुन ये सुनाई देता है। अस्तबल पर ताला डाल दिया गया और सेठ फिर कभी बाग में आया नहीं। टमटम का जंग खाया अंजर-पंजर अस्तबल के बाहर पड़ा था, जिस पर हम बच्चे ने न जाने कितनी बार चढ़े होंगे, न जाने कितनी बार ये कल्पना की होगी। उसमें हवा से भी तेज़ जाने वाले घोड़े जूते हैं और उस पर बैठकर हम सारी दुनिया की सैर कर लेंगे। बुजुर्गों ने ये भी बताया था कि साइस कभी-कभी वेश्या को टमटम पर बिठाकर घुमाने भी निकलता है। लोगों ने रात-बिरात ऐसा देखा है। मुझे तो कभी ऐसा दृश्य दिखाई नहीं पड़ा पर छुन-छुन की आवाज़ मैंने बहुत बार सुनी और ये हिस्ट्री सुनने के बाद मुझे कुछ अधिक ही शायद सच, शायद कल्पना लगा। जिस समय ये कहानी सुनी थी उस समय मन का सारा कौतूहल वेश्या और साइस के भूत होने और उनकी भूत योनि की क्रियाकलाप पर केंद्रित हो गया था। जीवन के अनुभव से भीगने पर जब-जब ये कहानी याद आती है उनके भूत होने वाला पक्ष नितांत नगण्य लगता है। मन सोचने लगता है अपने किन स्वप्नों को साकार करने के लिए सेठ ने वो बंगला बनाया होगा। एक बंगला बने न्यारा, अपनी प्रेयसी की किन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो सब्ज बाग लाया होगा। हे राजा, बगिया लगाए उद जतन से। और एक दिन उस प्रेयसी की आंखें कहाँ जाकर अटकी होंगी कि तन के 100 सुख से 100 सुविधा में भी उसके मन वनवास दिए सा लगता और हर एक रात किसी
कितनी विवश होकर उसे अपनी भावना अपने मनभावन के समक्ष व्यक्त करनी पड़ी होगी। हार नहीं स्वीकार हुआ तो प्यार रहेगा ही अनजाना, और मनभावन के मुख से कितनी बेखुदी से ये निकला होगा, हे धन्य धरा जिस पर मन का धन धोखे से मिल जाता, और दूसरे ही क्षण नियति ने निर्मम स्वर में मांग की होगी कि मूल्य दे सुखों के क्षण का, और उन दोनों ने निर्णय किया होगा, इससे आओ करे विस्पान आपस में बुझार पिनाए, फिर चिरचुम्बन में मिल पाए, कर दे जीवन दो द्वीपों का साथ साथ निर्माण। और सेठ ने इन दो द्वीपों का निर्माण को देखकर कितने मोहभंग की मुद्रा में कहा होगा, नारी नाम तेरा छलना है, फ्रेल्टी दाई नेम इज वेमेन। अस्तबल और साइज की कोठरी से मिला हुआ उसी लाइन में सरबराकर का मकान था। मुझे पता नहीं सरबराकर का होता क्या है, किस महकमे का है। मेरे बचपन में तो सरबराकर ज़ईफ़ हो गए थे। मैं उनको दिन में कई बार अपनी बैठक के दरवाजे पर बैठकर वज़ू करते और गली की ओर पीठ करके नमाज़ पढ़ते देखा है। दिन में रेहल पर रखकर कुरान शरीफ पढ़ते हैं और काली गुरियों की एक छोटी-सी माला फेरते हैं। सरबराकर शिया थे। शिया के और कई मकान उस मोहल्ले में थे। उनमें प्रसिद्ध हुए जामिन, जामिन अली, जो आगे चलकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफ़ेसर भी हुए। शियों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, अच्छे मकानों में रहते, साफ कपड़े पहनते, प्राय सभी पढ़े लिखे, सभी तहजीबात रंग में गोरे थे। सुन्नियों से कम ही मिलते जुलते थे, यानी वो लोग गोरे थे, सब बढ़िया था, लेकिन वो सुन्नियों से कम ही वो लोग सिया लोग मिलते थे। सरबराकर कभी कभी मेरे पिता और चाचा लोगों के साथ गंजीफा खेलने के लिए हमारे यहाँ आते थे। गंजीफा एक प्रकार का गोल ताश होता था। उसका खेल कभी मेरी समझ में तो आया नहीं। एक पत्ता आबताब होता था जिसे हर खेलने वाला चाहता था कि उसके पास आ जाए। गंजीफे के एक एक पत्ते अलग अलग हाथ से बनाए रंग चित्रित किए जाते। राजस्थान में कहीं, शायद जयपुर में छपे तासों ने हथबने गंजीफे को उखाड़ दिया। अब तो शायद ही कहीं गंजीफा खेला जाता है। ताश घर घर में पहुंच चुका है। सरबराकर जिंदगी में गमजदा आदमी थे। उनके एक जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। बेटी पागल हो गई थी, शादी हो चुकी थी। कहते हैं कि उसके एक बच्चा हुआ पर जल्द ही वो भी मर गया। उसी सदमे में वो पागल हो गई। ससुराल वालों ने कुछ दिन तो अपने यहाँ रखा, फिर बाप के यहाँ छोड़ गए। नब्बन उसका नाम था। कमसिन जो थी, कमसिन बड़ी सुंदर रंग की, गोरी पर दिमाग खराब, फटे पुराने कपड़े पहने वो मोहल्ले भर में घूमा करती। तार रस्सी के टुकड़े, पुराने चिथड़े जो भी पाती और अपने गले में डाल देती। चिड़ियों के ऊपर नाक कान में खोजती, धूल उठा उठा कर अपने बालों पर बिखेरती। कभी उसे बात कर तो जी में आता, बड़ी नाजुक सी आवाज में बोलती। किसी को न मारती पीटती थी, न किसी को गाली गुफ्ता देती थी, और बच्चे छेड़ते भी थे। मुहर्रम की रातों में सरबराकर अपने गिर में मरसियाँ ख्वानी कराते। ऊपर चांदनी तनती, नीचे दरियां बिछती। एक कोने में गैस का हंडा जलता, बीच में एक तख्त पर मरसिया गो बैठते। अगल बगल उनकी अगरबत्तियां, धुआं, ये सब चलता। और मरसिया की लय ही कुछ ऐसी होती कि शब्द न समझने पर भी मन उदास सा हो जाता। बीच बीच में लोग एक ताल में छाती पीटते। कायस्थ घरों के बहुत से मर्द लोग उन्हें सुनने जाते, और समूह के प्रवाह में यह मुसलमान दोस्तों के साथ सद्भावना दिखाने के लिए वे भी मातम मनाने की इस प्रथा में शामिल हो जाते। बरामदे में चीखों के पीछे छोटी औरतों में से बीच बीच में सिसकियां उठती। कभी कभी अचानक रोने का स्वर भी आता। मर्दों में किसी किसी को हाल आ जाता। लोग मुंह पर पानी छिड़क कर पंखा करके उसे होश में लाते। मैंने किसी से सुना था कि अनीस दबीर का मरसिया उर्दू एमए के कोर्स में था। प्रोफेसर जामिन अली क्लास में मरसिया पढ़ाते जाते और रोते जाते। गांधी जी की शहादत पर मैंने एक लंबी कविता मरसिया की ट्यून में लिखी थी। सूत की माला की पहली कविता, उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। शायद इस ट्यून में ही मैंने एकमात्र कविता लिखी है। लिखते समय मरसिया ख्वानी की लय बराबर कान में गूंज रही थी। सुन्नी लोग खुले में कभी कभी मालूद करते। चारों ओर बांस गाड़ कर झड़ियां लगाई जाती और जमीन पर फर्श लगता, और कोई लंबी दाढ़ी वाले मौलवी साहब खड़े होकर फर्राटे से प्रवचन करते, और उनकी जबान की सफाई मुझे बड़ी अच्छी लगती। हमारे पुरोहित लोग अटक अटक कर कथा कहते, जो है सो बीच बीच में लगा कर, और कहते भाई जते भय आदि से वाक समाप्त करते। पर अब धारा प्रवाह हिंदी बोलने वाले कथाकार भी हैं। मैंने पंडित राम किंकर को रामायण पर प्रवचन करते हुए सुना है, और उनके विचारों पर ही नहीं, उनकी वाक शक्ति पर भी मैं मुग्ध हूँ। सरबराकिर की मृत्यु के बाद पता नहीं उनका परिवार कहाँ चला गया। उस घर में कई वर्ष मेरे चाचा मोहनलाल रहे। मकान असे भी समझ जाता था। सरबराकर ना हर दरवाजे खिड़की पर कुरान की कोई आयतें छोटे छोटे कागजों में लिखकर चिपका रखता था। मोहन चाचा उसमें रहने के लिए गए तो उन चिप्पियों के ऊपर दूसरी चिप्पियां चस्पा करते
उनमें लिखा था भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जिस नाम सुना है। इन बातों को याद कर अब हँसी आती है कि घर वही मुसलमान उसमें रहे तो उसको मुसलमान जिन सताए और कुरान कि आयत से उसे बचाव किया जा सके। हिंदू उसमें रहे तो उनको हिंदू भूत सताए और हनुमान चालीसा की चौपाई से उसे त्राण पाया जा सके। पर ये भी गनीमत थी कि मुसलमान को हिंदू पिशाच और हिंदू को मुसलमान जिन्नात ने सताना भी नहीं शुरू किया था। घर बहुत बड़ा था, आगे पक्का छोटे पीछे कच्चा, कोने में एक जय्यत पीपल का पुराना पेड़ और जो आंगन था आंगन उसका पक्का था। आगे देखिए यहाँ भी कहते हैं झूला पेड़ कदम की डाल झूते राधा प्यारी। आगे कहते उन दिनों झूला का एक चलतू गाना ये भी था, अरे रामा कच्ची कली कचनार। ये तो बहुत बात को समझा गया कि लोकगीतों में भी कहते हैं कि ये तो बहुत ही बाद में समझा गया कि लोकगीत जो होते हैं वो लोकगीतों में भी अगर देखें तो शब्दों से जितना कहा जाता है लय उससे भी कहीं ज़्यादा व्यंजनार्थ भी उसमें कई गहरे होते हैं, बशर्ते वो जो कहने वाला है गाने वाला हो वो उसी तरीके से उसको प्रस्तुत करे। उसे देखकर कुछ और याद आता है, मधुबन की छाती तो देखो सूखी कितनी उसकी कलियां। कचनार में जरा कच और नार को अलग कर दिया जाए तो उन्हें विशेषण विशेष बनकर खड़े होने दीजिए। कच में फिर कच्ची होने का भाव दुहराया गया है और नार से नारी को भी क्या स्पष्ट करने की जरूरत होगी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बंदे हो। बिहारी की पंक्तियां शायद वही नहीं है, ये कली ये अली का कली जो है इससे बदलने के पहले का संकोच है। बिहारी की आत्मा मुझे क्षमा करे, उनसे कहीं अधिक बारीकी से व्यक्त। भाषाओं की यह बहुसंकेती शक्ति बड़ी परिपक्वता मांगती है। खड़ी बोली हिंदी में अभी वो शाकत कहीं यानी साख्त कहाँ पे है। तुलसी और शेक्सपियर इसे कहीं अधिक सूक्ष्म और सारगर्भित ध्वनि संकेतों से भरे पड़े हैं। मोहन चाचा जब वो घर छोड़कर फिर अपने छोटे भाई के साथ रहने को चले आए तब उसमें दो कायस्थ परिवार आए, हमारे दूर के रिश्तेदार दो भाई। तो उनके साथ जो है इतने लोग आ गए। अब यहाँ पे देखिए वकील के मुहर्रिर पियक्कड़, लोग उन्हें ढालू लाला कहते और उनकी जो बुढ़िया पत्नी पूरी कंकालीन मौजूद थी। ये भाई के दोनों लड़के आवारा थे और पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगा और बाप की पेंशन पर खाते और मटर गश्ती करते। कोई ऐब नहीं था जो उनमें ना हो। बात को एक ने स्टेशनरी की दुकान कर ली और दूसरा म्यूनसिपालिटी में सफाई का दरोगा। उनके विपरीत लड़कियां खाना बनाने सीने पर उन्हें इन सब में निपुण हो गई। एक का नाम इसमें था कमला और जो है दूसरी जो थी उसका सुधी से उतर आया ध्यान नहीं है। मेरी बड़ी बहनों की उम्र की थी और फिर भी उनके साथ मेल मिलाप लड़ाई झगड़े की कुछ स्मृतियां मेरे साथ है। विधवा पतोह उस घर में नौकरानी की तरह रहती थी। सबसे मेल मोटे उसके कपड़े, सबसे अधिक उस पर काम, रसोई, चौका बर्तन सब उसी पे रहता था। कभी-कभी उसके पास बैठने और श्रम स्वेद वेदना में भीगे उसके गीतों को सुनने की मुझे याद है। कभी उसका श्रम कम करने की गरज से जात की मुठिया में हाथ लगाने की भी थी। कभी उससे मेरे हाथ में छाले भी पड़ जाते। गीत सुनने के लोभ में देर तक मुठिया चलाने से कितना दर्द उसके गीतों से टपकता था। पूरब में नारी को ससुराल में क्यों इतना दुख दिया जाता है, ये मैं समझ नहीं सका। सैकड़ों गीतों में उसका रुदन आज भी सुना जा सकता है। उससे मेहनत ली जाती है, उसका अपमान किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है, उसके मायके वालों को गाली दी जाती है। वो चुप रहती है, सब सहती है। अपनी करुण कथा अपने माँ बाप के कानों तक भी नहीं पहुंचाती। ये सब सहती है, अपनी करुण कथा के बारे में कहती भी नहीं किसी से। उनको दुख ना हो, उनकी छाती ना फट जाए। नाना गीतों में कहीं कहीं भाई का रूप बड़ा मार्मिक उभरता है। वही तो है जो बहन की ससुराल जाकर उसकी दुर्दशा देखता, आंसू बहाता और उसे अपनी संवेदना देता और इतने से ही बहन जैसे सब कुछ बर्दाश्त करने की शक्ति पा जाती। उसकी इस दयनीय दशा का कारण शायद ये है कि वह साधिकार कहीं नहीं है, न मायके की न सासुर में। दोनों जगह अभिभावकों की उदारता, दया, करुणा पर निर्भर है। नए कानून ने उसे जो अधिकार दिए हैं, क्या उनसे वो अब भी परिचित हो सकी है? मैं इस बात को भूल गया था कि वो परिवार कहाँ गया। जिन दिनों मैं विदेश मंत्रालय में था, एक नव दंपति मेरे कमरे में आया। पत्नी ने बताया कि वो कमला की बेटी है और बेटी के चेहरे में माँ की कुछ कुछ मुखाकृति बिंबित देखने में मुझे देर नहीं लगी। उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए किया था। उसके पति वितान में शोध कर रहे थे और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कनाडा में कोई स्कॉलरशिप मिली थी। वहाँ जाने के लिए जरूरी था कि कोई प्रामाणिक व्यक्ति 10,000 की सिक्योरिटी ले।
वो मैंने ली। उसी लड़की से मुझे मालूम हुआ कि कमला अभी मौजूद है, वृद्धा हो गई हैं, मेरे यत्किंचित काव्य और उपलब्धियों से अपरिचित नहीं हैं और बहुत हर्ष विभोर होकर उन दिनों की याद करती हैं जब मैं घुघराले बालों वाला सुंदर नटखट किशोर था और घुंघरुओं के अभाव में पाँव में कुंचियों के गुच्छे बाँधकर उनके साथ नाचा करता था। स्त्रियों ने मुझे बहुत नचाया है। उनके संबंध में मुझे कुछ अप्रिय प्रसंग भी याद थे। खैरियत है कि उन्होंने उनको भुला दिया है। सरवराकर के मकान के पास जो मकान था उसे मैंने सदा अधबना ही देखा। किसी ने बनवाना शुरू किया था और अधूरा ही छोड़ दिया। बरसातों में उस पर जंगली घास उगता और गर्मी में सूख जाता। उसके आगे बाबू उमा शंकर वकील का मकान था। वे मोहल्ले के पुराने बासिंदे तो नहीं थे, इससे मोहल्ले वाले उनसे कुछ अलगाव का भाव रखते थे। वे बीदा के गांव तेरही पुजारक से अपनी विधवा माँ के साथ इलाहाबाद आए थे और अपने श्रम स्वाध्याय से बीए करके वकालत की। अपने पेशे से खूब पैसे भी उन्होंने कमाए। उनके उन्नति प्रगति के प्रति ईर्ष्या की भावना सजोए रखने पर भी लोगों द्वारा अपने लड़कों को उनके उदाहरण दिए जाते। जब चक पर जीरो रोड बनी तब उनका मकान प्रस्तावित सड़क के घर पर होने से बच गया। तभी लोग उन्हें सुनाने से नहीं चूके कि पुराने पुराने उजड़ गए, नए आकर बस गए। जिस गली से हम आ रहे थे वो सीधे दक्षिण जाकर ग्रैंड ट्रंक रोड से मिलती और उस पार मोहल्ला ऊंची मंडी शुरू हो जाता। पता नहीं ऊंचा मंडी क्यों, जबकि होना चाहिए ऊंची मंडी। मेरे लड़कपन में भी ऊंची तो जरूर थी, पर मंडी वहां कोई था नहीं। किसी समय रही हो मैं नहीं कह सकता। नीचे उतरकर नाला था, जिस पर जो पुल था उसको टक्कर साहब का पुल कहते थे और पुल के दोनों ओर बांस मंडी था। यानी टक्कर साहब का पुल और बांस मंडी दोनों तरफ। पुल पर से जाती हुई सड़क सीधे कहाँ पे जाती, जमुना को चली जाती थी। बरसातों में बड़ी हुई जमुना का पानी नाले नाले टक्कर साहब के पुल तक आ जाता और वहीं नावें चलती थी। उमाशंकर का मकान चौराहे के एक कोने पर था। दूसरे पर चकेश्वरी देवी का मंदिर था। तीसरे पर बाबू जीवनलाल वकील का मकान। उमाशंकर के पूर्व मोहल्ले के एकमात्र वकील, कायस्थों में मोहल्ले के सबसे प्रसिद्ध और सबसे समृद्ध व्यक्ति थे। चौथे कोने पर पंडित जयनारायण महानारायण के मकान के आगे चबूतरा था, जिसके कोने पर नीम का पेड़। बरसात में किसी दिन नीम के पेड़ में झूला झूले पटरे पर खड़े तो महानारायण पलगा झूलते थे और झूले का पिटारा नीम की डालों को छू छू आता था और मोहल्ले भर के बच्चे उनकी इस साहसिकता और उघैर निर्भीकता पाकर खुश होते। चौराहे से पश्चिम की ओर जाने वाली गली महाजनी टोले को चली जाती। इस पर उमाशंकर के मकान के पिछवाड़े के बाद वो पहला मकान ठकुराइन का था। आगे कुछ सियों के मकान, फिर शहीद मर्द की कब्र का मोहल्ले की पश्चिमी सीमा। ये मर्द मोमिन कैसे यहाँ शहीद शहीद होने के लिए आ गए मुझे पता नहीं। मेरा अनुमान है जब मुसलमान ने चकेश्वरी देवी का मंदिर तोड़ा होगा उस समय की लड़ाई में। गली की दक्षिणी पंक्ति में कई कायस्थों के मकान थे। उनमें बाबू द्वारिका प्रसाद कुछ प्रसिद्ध हुए। बाबू केदारनाथ अग्रवाल मुख्तार के मुहर्रिर थे, जिनकी मुख्तारी से बहुत से वकीलों का वकालत ईर्ष्या करते। गांधी जी 1920 के असहयोग के समय द्वारिका प्रसाद ने अवधी भाषा में असहयोगी फाग नाम की एक किताब लिखी, छपाई और मोहल्ले के लड़कों ने उसकी हजारों प्रतियां शहर में घूम घूम कर बेची। वाद को वह किताब सरकार ने जब्त कर लिया बाद में और द्वारिका प्रसाद के घर की तलाशी हुई और सबसे पहले उन्होंने स्वयं गा गा कर मेरे पिताजी को ये सुनाई थी। फागों की भाषा में प्रवाह था, उससे अधिक सामयिक उल्लास। एक समय उनकी बहुत सी फागे मुझे याद थी और मैं उनको अनुकूल लयों में गा सकता था। दो चार पंक्तियां आज भी स्मृति में अटकी हैं। जैसे उनके फाग की पंक्तियां हैं, जागा जागा जगावा देश विदेशिया छोरे हाथ का काम। जागो जागो देश को जगाओ, विदेशियों ने हाथ का कंगन छीन लिया है। विदेशी के हाथ का कंगन छीनने की कल्पना में कुछ कवित्व में असहयोग में सरकारी कचहरियों का बाइकआउट करने को कहा गया है। एक फौग वकीलों के खिलाफ था उनका, बीच कचहरी डाका उकिलवा डायरे भारत माँ। डाकुओं को उस मोहल्ले में कोई बस्ती नहीं थी और विधवा ठकुराइन का एक कायस्थ महोदय कहीं उड़ा ले गए थे। उनकी अपनी ब्याहता पत्नी भी थी, कई बच्चे थे जो दूसरे मोहल्ले में रहते थे। ठकुराइन के लड़की अपने पूर्व पति से थी। एक लड़की, दो लड़के मुंशी जी से हुए थे। ठकुराइन मझोले कद, भरे बदन, गोरे रंग की स्त्री थी। उनका सौंदर्य उनकी चाल में था। मशहूर था कि एक बार एक कत्थक किसी शादी में नाचने गाने के लिए मोहल्ले में आया था और ठकुराइन के पीछे पीछे वो घूमने लगा। मुंशी जी को पता लगा तो उसे बुलवा कर उससे बोले, हाथ पांव तुड़वा कर खुद तोड़ कर नहीं बैठाल दूंगा तुमको। खैरियत इसी में एक मोहल्ले में अब दिखाई न पड़ना। वो हाथ जोड़कर बोला, सरकार मैं फैजाबाद का कत्थक और कसूर माफ हुए। ठकुराइन गजगामिन, मैं गजगामिन की चाल सीखे कि उनसे पीछे पीछे घूमत हो। दो चार रोज में उनकर चरण सुई के चला जाबो। अपनी ठकुराइन की विशेषता सुनकर मुंशी जी की बाछी खिल गई और उन्होंने कत्थक को बख्श दिया। जब मुझे ठकुराइन को देखने की याद है वो बूढ़ा हो गई थी, पर उनकी चाल में कुछ बात तब भी थी। लड़के उनके किसी काम के नहीं निकले। बड़ा लड़का तो एक बार जेल भी गया, पता नहीं किस जुर्म में। उसने छूटने पर ठकुराइन ने ऐसा जश्न मनाया जैसे कोई मुहिम फतह करके आया हो। लड़कियां उसको दोनों सुंदर थी, पर उनका विवाह अच्छे घरों में हो नहीं पाया। ऐसे वर्ण संकरों
की भी नगर में एक बिरादरी थी और उनकी शादियाँ उन्हीं के बीच होती थी। बड़ी की पति जो था विशेष रूप से कुरूप और भद्दा, जब वह ब्याहने आया तब मोहल्ले में किसी ने फप्ती कसी, कौवे की चोंच में अंगूर, किसी ने व्यंग से कहा छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। ठकुराइन के घर के ठीक सामने दक्षिण की ओर गली जाता जो आगे दाहिने मुड़ जाता और बड़ा रौजा छुड़ती हुई त्रिपोलिया को चली जाती। पता नहीं वो बड़ा रौजा किस बड़े आदमी की कब्र पर बना था। लड़कपन में तो हम उसे ताज बीबी के राज के एक छोटे भाई ही समझते थे। रौजे के चौगिर्द बायवान था जिसमें एक बूढ़े दढ़ियल मौलवी साहब रहते थे। टाट पर कितार लगाकर मैले कुचैले कपड़ों में बैठे लड़के अपनी अपनी किताबें में झूल झूल कर जैसे पीठ छाती की लहर चल रही हो ऐसा पढ़ते थे। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि कैसे-कैसे पूरा वहाँ पे अगर दृश्य देखें तो ये सारी चीज़ें थी। फिर आगे चल के एक गलियों में तवायफे प्रायः ख़ास-ख़ास की होकर रहती थी और कौन किसकी है लोग जानते। कुछ तो अपने संबंध की श्रृंखला पीढ़ी दर पीढ़ी पाती। गली की गुलनार साहब के पूर्व पारंपरिक संबंधों की श्रृंखला में मेरे पिताजी को अपने बड़े भाई का दर्जा देती। जब कभी वे गली से निकलती वो मुँह पर घूंघट लेती या कमरे के अंदर चली जाती। कहते हैं कि एक बार जो है गुलनार को शहर की किसी शादी में नाचने के लिए बुलवाया गया था। उस शादी में मेरे पिताजी भी शिरकत कर रहे थे। गुलनार ने जो पिताजी को महफ़िल में देखा तो दाँतों से जीभ काट ली, बोली, हाय दया मैं इस महफ़िल में नहीं नाच सकती। यहाँ हमारे भैया बैठे हैं। पिताजी को जब इस स्थिति का पता लगा तो महफ़िल से ही हट गए। जयनारायण महानारायण बड़े छोटे भाई थे। गुण स्वभाव में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। जयनारायण दुबले पतले, महानारायण पहलवानी काटी के। संध्याओं को जब जयनारायण अपने बरामदे में बैठे माला फेरते, महानारायण दक्षिणी गली में फेरे दिया करते। उसे राम गली भी कहते थे। प्राय तबाव को जो तबायफ थे उनके मोहल्ले रामगंज कहलाते थे। जो यहाँ पे तबायफ जो रहती थी उनके मोहल्लों को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो उससे ये क्वेश्चन है कि उनके जो है मोहल्ले को उस समय क्या कहा जाता था। अब कह रहे हैं कि आगे देखिए तो जो वेश्याओं को रामजनी कहा जाता था, हिंदुओं की व्यंग वृत्ति से माफ़ का कोई जवाब नहीं था। उनके घर के बाईं ओर एक खतरानी जो थी वो अपने लड़के और लड़की के साथ रहती थी। जो है मोहल्ले में खत्री का भी एकमात्र मकान था। लड़के का नाम उसके राजा था और लड़की का खिल्लोना। तो खतरानी मोहल्ले में खिल्लो की अम्मा के नाम से पुकारी जाती। उस परिवार में बड़ी त्रासदी ये घटी कि राजा की संगत मुसलमान लड़कों की थी। जिनके यहाँ वो खाता पीता था बिरादरी वालों को, तो वो दूर के मोहल्ले में रहते थे। जब ये पता लगा तो उन्होंने घोषणा कर दी कि राजा मुसलमान हो गया और धमकी दी कि अगर वो घर में आए तो खिल्लो से शादी करने की कोई खत्री परिवार तैयार नहीं होगा। खिल्लो की अम्मा ने अपनी छाती पर पत्थर धरकर राजा को घर से निकाल दिया। ब्याहने योग्य बेटी का भी तो ध्यान रखना था। अब राजा क्या था, राजा जो है ड्योढ़ी पर बैठकर बिरादरी के इस अत्याचार पर आठ आठ आंसू बहाता। राजा कंपनी बार के जिमखाना क्लब में साहबों के टेनिस खिलाता। उसने अपनी कमाई से अपनी बहन की शादी के लिए रुपया जोड़ा, सारा सामान जुटाया बिना घर में पाँव रखे। विदा के समय वह नीम के पेड़ के नीचे खड़ा रो रहा था। बहन जब डोली में बैठने लगी तो अपने भाई से भेंटने के लिए नीम की ओर बढ़ी, पर ससुराल वालों ने उसे रोक दिया। राजा को नीम के तने पर सिर पटक पटक कर बिलखते मैंने अपनी आंखों से देखा था। बात को खिल्लो की माँ कहीं चली गई। राजा भी गली में नहीं दिखाई देता। लोगों का ख्याल था कि राजा अपनी माँ को लेकर किसी दूसरे शहर में चला गया। हिंदुओं की छुआछूती नीति ने कितने अनर्थ किए हैं और उनकी सामाजिक रूढ़ियाँ कितनी क्रूर और निर्मल हो सकती है, ये तो मतलब बताते हैं कि बच्चन जी ने हमने अपनी आंखों से देखा है। ग्रैंड ट्रंक रोड को जाने वाली गली में आगे चलकर दाहिनी ओर को छोटू अहिर का मकान था। उनके घर के आगे बड़ी खुली जगह थी जिनमें उनकी गाय भैंसें बंधी रहती। साना पानी के समय वे वहीं पर रहती। फुर्श पर हर तरफ गोबर ही गोबर, चारों ओर गोबर। छोटू को आल्हा गाना बहुत उसका शौक था, तो जिसकी बावन लड़ाइयाँ उनकी बरजबानी यहाँ थी। बरसात के दिनों में के मचिया पर बैठ जाते और ढोलक को घुटने से दांव कर आल्हा छेड़ते। दुई दुई पनही वाली ताल पर उनका अंग अंग लहराता। सुमिरन करके श्री गणपति को और गिरजा के चरण मनाए, लिखो लड़ाई अब जम्बे को, यारो सुनियो कान लगाए। आला में पंक्तियां सम विषम क्रम में पढ़ी जाती, यानी ओ गिरजा के चरण मनाए, लिखी लड़ाई अब जम्बे की। इतना एक साथ पढ़कर ढोलक पर दुई दुई पनही की ताल लगती और आखिरी फिर ऐसे ही चलती। मचिया पर बैठा करता था जमकर झोटू ग्वाला और बजाकर ढोलक गाया करता था। वो आला स्वर के साथ हिला करती थी। उसके सिर की पगड़ी देख देख कर मुस्काती थी, उसको जोरू तगड़ी। आल्हा वैसे सुनने को बहुत से यही लोग इकट्ठे होते थे बड़ी बड़ी लाठियां लेकर। अहिरों के कुछ घर मोहल्ले के पूरब उत्तर की तरफ भी होते थे। अहिर के घर के आगे जामिन अली और कुछ मुसलमानों के जो है वो मकान भी थे। बीच की बहुत सी जमीन खाली पड़ी थी बड़े रोज के पूर्वे की, जिस पर ताड़ खजूर के पेड़ वगैरह थे। आखिर में कई ब्राह्मणों के मकान थे। एक पंडित जी रामलीला में परशुराम बनते थे और पगौर उनकी आवाज़ से हम पहचान लेते थे कि ये हमारी गली वाले ही पंडित जी हैं। खाली जमीन से बाईं और पूरब की एक गली
बाबू राजाराम की कोठी को चली जाती, शायद वह चक का दक्षिणी पूर्वी सीमा हो। बाबू राजाराम पंडित मोतीलाल नेहरू के मित्रों में से थे। जो बाबू राजाराम पंडित थे, वो मोतीलाल नेहरू के मित्रों में से थे। बहुत बाद को मैं उनके परिवार के किसी लड़के की ट्यूशन करता था। कमरे में मैंने दोनों की फ्री मैसोनरी सोसाइटी के सदस्यों की विशेष पोशाक में फोटो देखी। कहते हैं कि यह एक प्रकार की आध्यात्मिक संस्था थी, जिसकी कार्रवाई बिल्कुल गोपनीय रखी जाती, केवल सदस्य उसमें भाग लेते थे। सदस्य हर हालात में एक दूसरे की सहायता करने को प्रतिबद्ध थे। अपने को सदस्य बताने के कुछ गुप्त संकेत थे। कहा जाता था कि एक बार कोई जज किसी अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाने जा रहा था। जज फ्री मैसन था। अभियुक्त ने जज को संकेत से बताया कि वह भी फ्री मैसन है, और जज ने उसको छोड़ दिया। मैसोनिक लॉज की कोई इमारत नगर में कहीं देखने को मुझे याद है। पंडित मोतीलाल नेहरू की ऐसी संस्थाओं में रुचि थी। बात को थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर भी आकृष्ट हुए। कोठी के उत्तर की गली में कुछ गुजराती, कुछ बंगाली और कायस्थों की बस्ती थी। बंगालियों में एक महेंद्र मेरा साथी था। यानी बच्चन जी के बारे में कहते हैं कि बंगालियों में एक महेंद्र इनका साथी था। एक दिलचस्प आदमी उस गली के मुंशी राम प्रसाद भी थे। उनकी 3 बीवियाँ थीं। किसकी? मुंशी राम प्रसाद की। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी पढ़ाने थे। कई किताबें लिखी थी। लड़कों के नाम डिप्टी कलेक्टर रखे थे। डिप्टी मेरा सहपाठी था। खुद ने डिप्टी थे, यानी कह रहे हैं कि खुद ना डिप्टी थे, ना कलेक्टर, पर डिप्टी कलेक्टर के बाप तो कहे जाते थे। लड़के भी नाम दर्शन, बड़े दर्शन रह गए। ग्रैंड ट्रंक वाले को जाने वाली गली की पूर्वी पंक्ति में नाई, बारी, दर्जी, फेरे वाले ये सभी रहते। इस पंक्ति में बुद्धि और महारानी का भी घर था। कहाँ? बुद्धि और महारानी का भी घर था, राधा का भी। जीवन लीला वकील के बड़े 2 मंजिले मकान की छाया में जैसे। जीवन लाल के मकान के सामने और हमारे घर के पिछवाड़े के बीच एक गली जाती थी। गो अब उसके पीछे का हिस्सा बनिया और कई लोगों के कब्जे में था। ये गली पूरब की होती, जिधर कुछ कायस्थ और ब्राह्मण होते, और हमारे मकान के सामने की गली जहाँ उससे मिलती थी, उसके एक नुक्कड़ पर शिवाला था, जो सड़कों और बस्तियों के परिवर्तन के बावजूद अब भी वहीं पर है। इस गली के पूर्व महादेवन का खेत था, लंबा चौड़ा महादेवन का खेत, जिसमें कई फसलें उगती थी। पार मस्जिद, जिससे उठी आजाने हमारे घर तक सुनाई देती, मेरी नाड़ महादेवन के खेत में गड़ी थी। जहाँ गड़ी थी, मेरी मी प्रतिवर्ष मेरे जन्मदिन को उस जगह की पूजा किया करनी थी, और महादेवन की घरवाली का कुछ निछावर देती। गलियों के बीच में द्वीप की तरह होकर भी हमारा घर 3 तरफ से खुला था। पश्चिम की ओर कल्याण चंद का बाग, उत्तर की ओर बुढ़िया काठिन की टाल और गिरधारी का खेत, और पूरब की ओर महादेवन का खेत। बाद को जब सिटी बाई एमसीए बना, तब महादेवन का खेत ले लिया गया, उसमें खेलन का मैदान बन गया। उत्तर की ओर जाने वाली गली सीधे मोहसिनगंज और दाहिने मुड़ के सहारा बाग चली गई। जनसाधारण में वो सलालाबाद के नाम से जाना जाता है। मोहसिनगंज वाले अलग पर बाबू सोनार का मकान था। काम में अच्छा था, पर वादा करने की चीज इसे उसने सीखा ही नहीं था। लोग कहते थे कि जब लड़की पैदा हो तभी बाबू को जेवर बनाने का दे दिया जाए। मुमकिन है कि उसकी शादी तक वो बनकर तैयार हो जाए। इसके बाद वे एक कहन मशहूर था, घड़ी घड़ी के पक पक 12 चौघड़िया के साल, जेका बाबू काल काल देहन तेकर कौन हवाल। सरारा बाग वाले अलंग पर महा से ओंकारनाथ वाजपेयी का मकान था। सामने सर जुतेली का मकान था। होली के दिनों में कहार हुड़क पर गीत गाए जाते। गीत याद है? छुए ढीचा पर मड़ैया गुड़िया तोके लेके, ना गुड़िया तोके लेके। वाजपेयी जी मोहल्ले के ही नहीं, नगर के आर्य समाजियों में से प्रमुख थे। अच्छे कद के, भरे बदन, गोरे, धोती कमीज वगैरह ये सब पहनते थे। अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था उन्होंने समाज सुधार और समाज सेवा। प्रयाग में लड़कियों की शिक्षा के लिए जो है आर्य कन्या पाठशाला जिन लोगों की प्रयत्न से खुला था, उनमें वाजपेयी भी थे, और घर घर जाकर उन्होंने लोगों से आग्रह कि वे अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए पाठशाला भेजें। चचेरी और सगी मेरी सभी बड़ी बहनें आर्य जो है कन्या पाठशाला में पढ़ने जाती थी। एक बड़ी उम्र की दाई लड़कियों को बुलाने आती थी और उनका गोल बनाकर स्कूल लिवा जाती थी। छुट्टी होने पर फिर सबको लिवा लाती और घर घर पहुंचा जाती। वाजपेयी जी ने ओंकार प्रेस नाम से एक प्रेस भी खोला था, जहां से लड़कियों के लिए कन्या मनोरंजन नाम की एक मासिक पत्रिका निकलती। पत्रिका हमारे यहाँ आती थी। प्रथम पृष्ठ पर पंडित प्रताप नारायण मिश्र लिखित एक ईश्वर प्रार्थना छपा करती थी, शरणागत पाल कृपाल प्रभु हमको एक आस तुम्हारी। उनकी अंतिम पंक्ति थी, प्रताप नारायण तो तुम्हारे पद पंकज पे बलिहारी। और उसे पढ़कर मैं समझता कि ये प्रार्थना मेरे पिताजी ने ही लिखी है। पत्रिका में मनोरंजक कहानियां और उपदेशात्मक लेख वगैरह भी छपते थे। पहले बहनें पढ़कर मुझे सुनाती थी, बात को मैं खुद पढ़ने लगा था। उसकी वार्षिक फाइलें बना कर रखी जाती।
पत्रिका बंद हो गई तो भी पुरानी फाइलों को उलटने-पुलटने में हमें मज़ा आता था। आगे चलकर वाजपेयी ने ओंकार चारू चरितावली के नाम से देश के महान व्यक्तियों, नेता, समाज सुधारक स्वामी रामतीर्थ, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रानडे आदि की जीवनियाँ प्रकाशित की। लगभग 100 पृष्ठों की पुस्तिक शायद 8 आने की थी। उस चरितावली की प्राय सभी पुस्तकें मैंने कभी पढ़ी थी। वाजपेयी जी ने मोहल्ले में एक सेवक मंडली की भी स्थापना की, जो लोगों से थोड़ा-थोड़ा चंदा इकट्ठा करके गरीबों को साधारण रोगों का दवा, जाड़ों में कंबल, उनके लड़कों की पाठ पुस्तकें या छोटे-मोटे वजीफे देने का प्रबंध करता। मेरे पिताजी उसकी अंतरंग सभा के सदस्य थे और कभी-कभी सेवक मंडली की बैठकें हमारे घर पे ही हुआ करती। मेरे पिता कट्टर तो नहीं थे, उनको कट्टर तो नहीं कहूँगा पर आस्थावान सनातनी थे। हमारे यहाँ सनातन धर्म पताका नाम की एक पत्रिका भी आती थी, सनातन धर्म पताका, जो शायद मुरादाबाद से निकलती थी, पर उसकी सामग्री इतनी गरिष्ठ होती थी कि हम बच्चे उसे सूंघ कर ही छोड़ देते। मेरी बड़ी बहन भगवान देई, इनकी जो लेखक की बड़ी भगवान है बहन देई, भगवान देई, जब कहते थे कि ये आर्य कन्या पाठशाला से आर्य समाजी जो है विचार भी घर में आयात करने लगे यानी आने लगे, तो मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, रामकृष्ण महापुरुष है, ईश्वर के अवतार नहीं, ईश्वर तो कभी अवतार नहीं लेता है। तो मेरे पिताजी के कान खड़े हो गए। एक दिन उन्होंने बहन को संगीत रत्न प्रकाश आर्य समाजी भजनों का संग्रह पढ़ते सुना। तुलसी मीर हाफिज जिन कानों में बसे थे उनको संगीत रत्न प्रकाश के सब बड़े नीरस कर्कश लगे। उन्होंने बहन को समझाया कि ये किताब पढ़ोगी तो तुम्हारी रुचि बिगड़ जाएगी। बहन ने अपने पैसे बचाकर प्रकाश खरीदा था। पिताजी ने दुगने दाम देने का प्रलोभन देकर वह पुस्तक उनसे ले ली और कहीं छिपा कर रख दी। थोड़े दिन बाद उन्होंने आर्य कन्या पाठशाला से बहन को हटा लिया। इस पर मेरी चचेरी बहन भी वहां से हटा ली गई। इन सब लड़कियों को स्कूल के जीवन में कुछ रस आने लगा था। उनका स्कूल जाना बंद हुआ तो सबों ने मिलकर बड़ी नाराजगी दिखाई। किसी ने 2 दिन खाना नहीं खाया, कोई 3 दिन कोठरी से नहीं निकला, किसी ने बर्तन भाड़े पटके। बात को जब तक वे अपने स्कूली जीवन की सुखद स्मृतियां यूं शुरू करके जगाया करती हैं, जब हम स्कूल में पढ़ती थी, छोटी बहनें स्कूल भेजी ही ना गई हों, उनकी जो कुछ शिक्षा हुई बड़ी बहनों द्वारा घर पर ही हुआ। अपनी बड़ी बहनों के संपर्क में हिंदी अक्षरों को पहचानना, उन्हें लिखना या मिलाकर पढ़ना मुझको अनायास ही आ गया। और उर्दू हरूफ को पहचानना और लिखना मेरी माँ ने मुझे सिखाया, तो उर्दू माँ ने सिखाया था, बाकी बहनों ने। विधिवत मेरी पढ़ाई तो शुरू हुई थी। पहले-पहल अगर देखें तो वही घर में कुछ उत्सव था, कुछ पूजा हुई, पुरोहित जी ने पट्टी पर एक ओर मुझे लिखवाया श्री गणेशाय नमः, मौलवी साहब ने दूसरी ओर लिखवाया था बिस्मिल्लाह, और इस तरीके से एक तरफ इधर हिंदी, उधर उर्दू। अब एक और मुझे ये लिखवाया गया दूसरी तरफ, अब और दोनों को मेरे हाथ से 1-1 रुपया दिलाया गया। मैंने पंडित जी के चरण छुए, मौलवी साहब को बंदगी की। इसके बाद पंडित जी ने ना तो यानी पंडित जी तो ना दिखाई दिए, पर मौलवी साहब रोज़ पढ़ाने के लिए आते। मौलवी साहब की न शक्ल अपरिचित थी, ना उनसे हमारे घर का संबंध नया था। मेरे पहले वे मेरे चचेरे भाई जो शिवप्रसाद थे उनको भी पढ़ा चुके थे। गेंजी गोरी चाँद पर कुब्बेनुमा सफ़ेद टोपी जिससे उनका लंबा कद और लंबा होता, छोटी कद मूँछें, और इस तरीके से उनके पूरे अंग का विवरण दिया है। उनकी वैसे ही भारी काया कुछ और भारी भरकम हो जाते ये सब पहन के। मकान के आगे छप्परदार दलान में दीवार से लगा एक पुराना तख्ता पड़ा रहता। मौलवी साहब आते, आवाज़ देते और जूते उतार कर दीवार के सहारे तख्त पर बैठ जाते। मैं उनके सामने पालथी मार के बैठ जाता। शुरू के दिनों में राधा अपनी रुई बत्ती की छितनियाँ लिए हुए कहीं पे पास में बैठ जाती, इसलिए कि मौलवी साहब से मुझे डर ना लगे और अगर वे मुझे ज़्यादा मारे पीटे तो मुझको बचा सके। मौलवी साहब अपनी सख्ती के लिए मशहूर थे। सुनता था कि जब वो किसी लड़के को पढ़ाना शुरू करते तो उसके वालिदैन से कह देते कि चमड़ी हमारी और हड्डी तुम्हारी। मुझे याद नहीं कि कभी उन्होंने सबक न याद रखने के लिए मुझे मारा पीटा हो। पढ़ते वक्त किताब से आंखें उठाकर मैं कभी दूसरी ओर देखता और खुले में बैठे हुए आकर्षित करने की 100 तरह की चीज़ें इधर-उधर होती तो वे धीमे से मेरे कान पकड़कर फिर मेरा सिर किताब पर झुका देते। 2 डेढ़ बरस बाद की बात है। मेरे छोटे भाई सालिग्राम ने मेरे पास बैठकर कुछ शैतानी की। मौलवी साहब ने डाँट दिया, उन्होंने फिर शैतानी की। अब मौलवी साहब मानने को बड़े तो वो कुछ दूर हट गया। मौलवी साहब के लिए जल्दी उठना आसान नहीं था और उन्होंने फिर शैतानी की। मौलवी साहब उनको पकड़ने को उठे तो भगे और मौलवी साहब ने उनको दौड़ाना शुरू किया। फिर सालिग्राम कहाँ हाथ आने वाला, आखिरकार मौलवी साहब को हाँफते हुए लौट आए। आगे-आगे सालिग्राम, पीछे-पीछे भद-भद भागते मौलवी साहब जैसे हिरन के पीछे हाथी। वो दृश्य याद करके मैं आज भी हँसी नहीं रोक पाता। उस दिन भला क्या रुकनी थी और मौलवी साहब ने सालिग्राम का गुस्सा मेरे ऊपर उतारा। उस समय की पढ़ाई रटत विद्या थी। 1 साल तो मुझे खाली बारी ही रटाएगी। इबारत को पढ़कर मैं ना रटते-रटते इबारत को पहचानने लगा और रात दिन बड़ी खुशी हुई जब मैं पुस्तक के आखिरी बंद पर पहुँचा। लीजिए हमारे मौलवी साहब का नाम भी उस बंद में आता था। मौलवी साहब सरनपना गधा भिखारी खुसरो सा। मौलवी साहब को शायद 2 रुपए माहवारी दिए जाते थे। जिस दिन किताब खत्म हुई उस दिन मेरे हाथ से 1 रुपया अलग से उन्हें दिलाया गया और सरीनी जो बिगड़ कर अब सिन्नी हो गई थी, मंगाकर बच्चों को बाँटी गई। खाली बारी के बाद मौलवी साहब ने मुझे एकदम करीमा पर उतार दिया। फिर वही रटन करीमा बफ्यास बरहाला माँ की अस्तम आसीरे कमदे हवा, और बहुत सी पंक्तियाँ मुझे अब भी याद है। उनका अर्थ ना मैंने तब जाना था ना आज।
कभी सुना था कि फतेहपुर के इकबाल जो है बर्मा सेहर ने जिन्होंने रुबाइयाँ तुमर खयाम का अनुवाद सीधे फारसी से किया, करीमा का भी अनुवाद किया ही था, शायद कहीं से प्रकाशित भी कराया हो। एक बार इच्छा हुई थी कि अनुवाद पढ़कर जानूं तो करीमा में है क्या, पर वक्त से किताब हाथ लगी नहीं और बात दिमाग से उतर गई। करीमा के बाद मुझे मामकीमा पढ़ाई गई, वो भी मैंने पूरी रटी थी, पर अब उसका इतना ही याद है कि उसके बाहर करीमा से अलग था। करीमा की बाहर में कुछ तेजी थी, मामकीमा की बाहर में कुछ धीमापन था। पहले में जैसे मृग चौकड़ी भरता भाग रहा हो, दूसरे में जैसे गजराज सहज गंभीर होता चल रहा हो। फारसी की कुछ कहावतें और सूक्तियां भी मौलवी साहब ने मुझे रटा दी थी, कुछ का अर्थ भी बताया था। एक सूक्ति कलम पर इस वक्त याद आ गया है। कलम गोयत की मनसा है जहानाम, कलम कासरा बदौलत मिर्शानम, अगर बदख्वस्त बासाद मंचिनाम वाले इकबार और दौलत रसाम। पहली पंक्ति का अर्थ है कलम, यानी कहता है कि मैं इस दुनिया का बादशाह हूँ। ये पंक्ति पहले भी अच्छी लगती थी, आज भी अच्छी लगती है। जी चाहता है इसे गुनगुनाऊं, इसके अर्थ पर विचार करूं, पर मन अब इसी सच्चाई को पूरी तरह ग्रहण नहीं करता। कूलम तो बहुत है, बहुतों के हाथ में है। सब कैसे राजा बनेंगे, कोई छोटा बनेगा, कोई बड़ा, कोई महाराजा, कोई महाराजेदार। कलम के राज में कुछ कलमों को, कुछ क्यों ज़्यादातर को जो है शायद प्रजा बनाकर ही सब्र कर लेना पड़े। मेरा कलम तो शायद प्रजा वर्ग में ही एक हो। कलम के राज में प्रजा बनना भी कम सौभाग्य की बात नहीं है, पर अभी दुनिया में कुलम का राज है कहाँ। कुलम का अर्थ है सच्चाई, कुलम के अर्थ है ईमानदारी, कुलम का अर्थ है न्याय, कलम के अर्थ है आत्मसम्मान। कलम का राज कभी आएगा मुझे संदेह है, पर एक बात का विश्वास भी है कि जब तक ये कलम कलम है, वो लाठी के राज को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं करेगा। यानी कहते हैं कि जब तक ये कलम कलम का राज है, वो पूरी तरह लाठी के राज को स्वीकार नहीं करेगा। कलम का नाम होता है निर्भीकता, साहस, विरोध दे, विद्रोही, पर कलम है नकारात्मक ही नहीं सकारात्मक भी। वो संगीत है, श्रृंगार है, कलम शोभा है, शांति है, वो जीवन की जीवंता है। लाठी तो जड़ता है, जड़ता ना भी हो तो असंतुलन, एकांगति, ये सब तो है। कुछ फारसी की कहावतें भी दिमाग में उतर आई। मन तुरा हाजी बयोगाम, तू मरा हाजी बगो भाव, वही है जो संस्कृत की इस पंक्ति में परस्परम प्रशंसित अहो रूपम अहो ध्वनि खुदरा फजीहत दीगरा नसीहत पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचराही ते ने घने अधेरे। कभी कभी सोचता हूँ कि जब फारसी इस देश में आई होगी तो उसने यहाँ की धरती की मनीषा में अपनी कितनी प्रतिध्वनियाँ पाई होगी। मैंने अपनी यथकंचित अनुभव में पाया कि वेदना और विवेक का रंग कहीं भी पाया गया एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं होता। मानवता अपनी पीड़ा और प्रकाश के क्षण में प्राय एक स्वर में, मानवता अपनी पीड़ा हो या प्रकाश, उनमें एक स्वर में बोलती है। हैमलेट जब होरेशियो को आदर्श मनुष्य का गुण बताता है, तब उसकी वाणी गीता की वाणी की प्रतिध्वनि हो जाती है। गेटे ने शकुंतला में अपनी ही फाउस्ट की ग्रेशन की करुण कथा प्रतिबिंबित देखी है। विभाजन की बहुत सी रेखाओं के बीच एक कम संतोष की बात नहीं है। इस बीच गिनती और जोड़ बाकी गुणा भाग मुझको माँ, यानी गणित किसने सिखा दिया था, ये माँ ने सिखाया था और बड़ी बहनों ने। मेरी हिंदी ज्ञान की भी वृद्धि कर दी। पढ़ने लिखने की ओर मेरी स्वाभाविक रुचि थी और लड़कों को खेल कूद से हटाकर पढ़ने लिखने की ओर लगाया जाता, मुझे पढ़ने लिखने से हटाकर खेलने कूदने की ओर। कहते हैं कि उस समय एक कहावत कही जाती थी, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। बचपन में किसी नवाब को तो मैंने देखा नहीं, उसका वैभव अधिकार भी नहीं जानता। पता नहीं मेरे बाल मन नवाब की कैसी कल्पना होती। निश्चय वो खेल कूद कर खराब होने की स्थिति से बिल्कुल विपरीत। ये नहीं कि मैं खेला कूदा नहीं या कम खेला, पर खेलों में मेरा मन कभी पूरी तरह नहीं रमा। मैं खेलों की दुनिया से बिल्कुल दूर चला गया। काश उस समय मुझे किसी ने ये कहावत भी सुनाई होती कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मैक्स जैक डलबाय। इसकी सत्यता मैंने अपने जीवन में देखी है। मुझे अपने जीवन के ऐसे बहुत से दिन याद है जिनको मैं ऑल वर्क और नो प्ले के दिन कह सकता हूँ। निश्चय उन्होंने मेरे डल बनाए होंगे जीवन को। काम में पिलकर जो बना, जो सीखा, जो जा सकता था उसमें मैंने कभी कोताही नहीं की, पर खेल में रुचि लेकर जो बना, जो सीखा जा सकता था, उससे मैं वंचित रह गया। रह गया तो रह गया, उसका परिहार अब नहीं हो सकता। काम ही अब सहज मालूम होता है, खेलना मुश्किल। काम से राहत पाने के लिए अब यही कर सकता हूँ कि घड़ी उठाऊं और 1-2 मील घुमाऊं। शरीर घूमता है, मन काम की चिंता में रहता, पेट में अल्सर है। लोग कहते हैं गोल्फ खेलो, यानी गाल्फ। कैसे खेलूं गोल्फ? गोल्फ खेलने के लिए फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी की आधारशिला तो चाहिए, वो तो मैंने बनाई ही नहीं। वृद्धावस्था में भी जो खेल सकते हैं, वो चाहे गोल्फ चाहे ताश, मुझे उन सब से ईर्ष्या है। कभी कभी मुझको उन पर क्रोध भी आता है जिन्होंने जीवन को इतनी गंभीरता से लेने के संस्कार मुझ में दिए। पर शायद जैसे मैं उनसे संस्कार ग्रहण करने को विवश था, वैसे भी मुझ पर संस्कार डालने को विवश थे। पिताजी को अपने दफ्तर के काम से कभी फुर्सत मिली नहीं। वे हम लोगों को विशेष पढ़ा लिखा पाए नहीं, इसलिए घर पर हमको पढ़ाने को मौलवी, मास्टर, पंडित इन्हीं सबको रखते थे। अपनी योग्यता, क्षमता, अयोग्यता और अक्षमता की भी सीमा में हमारा निरूपण और दिशा निर्देश वही करते। हम अपने बचपन में अपने को जहाँ और अपने चारों ओर जीने पाते, वे हमारे भाग को शायद ही प्रभावित करते।
बनिस्बत जो उन ग्रह नक्षत्रों को जो जन्म समय पर आकाश में रहते, वास्तव में ही वे ग्रह नक्षत्र हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारा जन्म ही हमारा भाग्य है। उसका वर्णन तो हम नहीं कर सकते, इसलिए अपने को समझने के लिए मैं जहाँ हूँ, जिनके बीच हूँ, जिसको और जिनको समझने के लिए मैंने विशेष प्रयत्न किया है। जब मैं 8 वर्ष का हो गया तो पता नहीं किसकी सलाह पर या क्या सोचकर मुझे मोहतिस जो मोहसिमगंज था, वहाँ म्युनिसिपल स्कूल में डाल दिया गया 8 साल पे। शायद इसलिए कि वो स्कूल मेरे घर के सबसे पास था और दूर के रिश्ते के मेरे एक मामा थे बाबू बिहारी लाल, वहाँ पे हेडमास्टर थे बिहारी लाल। म्युनिसिपल स्कूल उन दिनों 2 तरह के होते थे, लोअर प्राइमरी दर्जा 4 तक और अपर प्राइमरी 6 तक, यानी मिडिल तक। इन स्कूलों में वर्नाकुलर अर्थात हिंदी और उर्दू के माध्यम से होता था। मोहसिनगंज का स्कूल जो है लोअर प्राइमरी था। फीस इन स्कूलों में नाम मात्र ली जाती है और नीचे दर्जों को 1 पैसा, बीच के दर्जों को 2 पैसा, सबसे ऊँचे को 1 आना। पहले दिन मुझे स्कूल जाने की याद है, माँ ने मुझे साफ धुले कपड़े वगैरह पहनाए, करकल मुझे स्कूल तक पहुँचाने गए थे। बगल में मैंने तख्ती स्लेट दबा रखी थी, कलम मेरी जेब में थी, स्याही का बोध का हाथ में। मामा जी स्कूल में मामा के रूप में नहीं, रोबदार हेडमास्टर साहब के रूप में मिली। उनकी पहली हिदायत मेरे लिए यही थी कि स्कूल में उन्हें मैं मामा जी नहीं, हेडमास्टर साहब कहकर बोलूँ। इतना बड़ा नाम ज़बान पर चढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत महसूस हुई और शुरू-शुरू में मैंने कोशिश की कि उनको संबोधित करने का अवसर ही ना आए। पहले दिन तो मुझे उन्हीं के कमरे यानी क्लास में ले जाकर बिठा दिया गया। उनकी पीठ के पीछे संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का एक नक्शा टंगा था, जो मुझे झांसी और मिर्ज़ापुर जिलों की टाँगों पर खड़ा एक कुत्ता सा लगा, जिसका मुँह देहरादून था। उनकी मेज पर एक बेंत रखा था और एक और 3-4 लड़के मुर्गा बने झुके थे। ये एक विचित्र सजा थी। खड़े वो पाँव फैला, कमर से आगे झुक, हाथों के पीछे से टाँगों के बीच, सिर नीचा कर कानों को पकड़ना। उर्दू और हिसाब में मेरा ये इम्तिहान था। उर्दू मेरे लिए पानी था, मैं तो फ़ारसी पढ़ा था। हिसाब में ज़रूर कमज़ोर पड़ा। मेरा दाखिल दर्जा 1 में करा दिया गया। उसके पहले 2 दर्जे होते थे, आ और बा। जिस इमारत में स्कूल था वो कोई बड़ा रिहायशी मकान भर था। छोटे-बड़े कमरे, दलान, रसोईघर, जहाँ भी जगह तक क्लास लगते थे। दर्जा 2 तक के लड़के टाट पर बैठा करते थे। मास्टर साहब कुर्सी पर, छोटी-सी मेज़ कुर्सी के सामने, जिसे 2 काम लिए जाते। लड़के जब शोर करते तो उन्हें चुप कराने के मास्टर साहब उस मेज़ पर धप-धप हाथ मारते और जब लड़कों को किताब से कुछ नकल करने का काम दे देते तो उस पर पाँव रखकर एक झपकी ले लेते। दर्जा 3 और 4 के लड़के बेंचों पर बैठते। उनके आगे लंबे डेस्क होते। 3 और 4 को हेडमास्टर साहब पढ़ाते थे। नए और अजनबी को छेड़ने की प्रवृत्ति बच्चों में शायद स्वाभाविक होती। ज़्यादातर लड़के दर्जा 1 में मुझसे ज़्यादा ही उम्र के रहे होंगे। किसी ने मुझे आँख मारी, किसी ने मुझे मुँह चिढ़ाया, पास बैठने वालों में किसी ने चुटकी काटी, किसी ने गुदगुदाया, किसी ने कुर्ते पर स्याही डाल दी, किसी ने धोती में कलम। ये एक तरीके से छोटे पैमाने पर रैगिंग ही थी, जो कॉलेजों में, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में होती है और कभी-कभी तो आशोभन और भद्दा रूप भी ले लेती है। एक मर्यादा के अंदर शायद इससे नए और पुराने के बीच संकोच और झिझक दूर करने में सहायता ज़रूर मिलती है। स्कूल बंद होने का समय आया तो करकल मुझे लिवाने आए। छुट्टी के बाद मुझे और छेड़ने का जो मौका मिलना था, उससे अपने को वंचित करके करकल को ही छेड़ने बनाने लगे। गोद में ले जाओ मुन्ना को, गोद में। ये क्रम 2-4 रोज़ चला। फिर मैं अकेले जो है स्कूल आने जाने लगा। गाली देने वालों को गाली देना, छेड़छाड़ करने वालों से छेड़छाड़ करना, मारपीट करने वालों से मारपीट करना मैं भी सीख गया था। स्कूल 10 बजे से लगता तो 3:30 बजे छुट्टी होती। गर्मियों में सुबह का स्कूल हो जाता 6:30 से 10:30। गर्मियों का स्कूल हमें ज़्यादा अच्छा लगता था। दिन भर छुट्टी, खेलो कूदो, धमा चौकड़ी मचाओ। स्कूल सामूहिक प्रार्थना से शुरू होता। प्रार्थना अब तक मुझे याद है। हे प्रभु अन्नदाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक ब्रह्मचारी, वीर व्रतधारी बने। इसके बाद एक और प्रार्थना कराई जाती थी, भगवान हमरे जॉर्ज पंचम को चिरायु कीजिए। जॉर्ज पंचम जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की तस्वीर दफ्ती पर चिपकाई हुई कमरे कमरे में टूंगी रहती। प्रथम विश्व युद्ध का समय था। राजभक्ति जगाए रखने की उस वक्त विशेष आवश्यकता होगी। गीत किसी ऐसे का लिखा था जिसे छंद मात्रा का भी ज्ञान नहीं था, पर तब इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। दर्जा 2 तक हिसाब के लिए स्लेट और खुसखत के लिए पट्टी का इस्तेमाल होता। कॉपियों पर लिखना दर्जा 3 से शुरू हो जाता, यानी कॉपी पे 3 से पहुँचते 3 में क्लास में तो लिखना शुरू हो जाता। 2 तरह के कागज़ मिलते थे, सफ़ेद और बादामी। बादामी कागज़ की कापियाँ हिसाब के लिए और सफ़ेद कागज़ की सुलेख के लिए, यानी 2 तरीके से यहाँ पे कॉपी भी मिलती थी, जिसमें एक बादामी कागज़ की कॉपियाँ हिसाब के लिए होती थी, सफ़ेद जो है सुलेख के लिए। हिंदी के विद्यार्थी काली पट्टी पर जो है खड़िया मिट्टी के घोल से लिखते थे। उर्दू के मुल्तानी मिट्टी से पुती तख्तियों पर काली स्याही से। स्कूल का काफ़ी वक्त पट्टियों को धोने, पोंछने, सुखाने में सिर्फ होता था। लड़के लाइन में खड़े होकर हवा में झूला-झूला कर पट्टियाँ सुखाते थे, साथ गाते थे। विश्वास था गाने से पट्टी जल्दी सूखेगी। सूख सूख पट्टी चंदन घुट्टी, राजा लाया महल बनाया, एक अनोखी रानी लाया, राजा रानी खड़े झरोके, सूरज चमके पट्टी सूखे।
यूँ तो स्कूल ढिलम-ढालम गति से चलता था, पर जब डिप्टी साहब का दौरा होने को आता था तो खासा तनाव आ जाता था। दौरे की तारीख पहले से मालूम होने पर स्कूल की खास सफाई होती, दिन पहले टाट झड़वाए जाते, लड़कों से ही जाले-माले निकलवाए जाते, स्कूल की आराम घड़ी को वक़्त ठीक कर दिया जाता, लड़कों को धुले साफ कपड़े पहनकर आने को आदेश दिया जाता। फिर भी कोई लड़का मैले कपड़े पहनकर आता तो उसकी छुट्टी दे दी जाती और हमारे साफ कपड़ों को उनके मैले कपड़ों से ईर्ष्या होती। मास्टर लोग तो जैसे बारात में जाने को आते। अगर डिप्टी साहब का दौरा एकाएक हो जाता तो स्कूल भर थर-थर काँपने लगता और राहत की सांस तभी लेता जब डिप्टी गायब हो जाते। मोहसिनगंज म्युनिसिपल स्कूल में मैंने दर्जा 2 तक पढ़ा। इस बीच स्कूल सड़क उस पार से सड़क इस पार आया और फिर मोहल्ला सहरारा बाग के एक मकान में चला गया और नाम उसका मोहसिनगंज ही रहा। जब मैं स्कूल जाने लगा मौलवी साहब से माफ़ी मांग ली गई। मुझे घर पर अंग्रेजी पढ़ाने को मास्टर रख दिए गए। सालिग्राम ने फारसी पढ़ने की और कोई रुचि दिखाई नहीं। मौलवी साहब से न जाने कि वो बहुत चिढ़ता था। जो मास्टर साहब मुझे अंग्रेजी पढ़ाने आते थे वही उनको भी हिंदी और गिनती पहाड़ा पढ़ा देते। उन दिनों अंग्रेजी की पहली किताब किंग रीडर पढ़ाई जाती। कबर पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर छपी रहती। अंतिम 2 पाठ क्वीन और प्रिंस ऑफ वेल्स पर होता, जिनकी तस्वीरें भी होती थी और सबके अंत में होता था अंग्रेजी नेशनल एंथम गॉड सेव द किंग। यानी शुरू से बच्चे के दिमाग पर तख्त की पीढ़ी दर पीढ़ी के प्रति राजभक्ति के संस्कार डाले जाते। उन्हीं दिनों किसी इतवार को पंडित रामचरण शुक्ल हमारे घर आ गए और अपनी निजी नार से दिखते इक्के पर घोड़ा कुम्मैत साइज ठसेदार उनको देखने का ये मेरा पहला मौका था। पंडित जी वास्तव में देव स्वरूप थे, देव से ऊंचे और देव। जहाँ तक मुझे याद है वे बड़े से सिर पर ऊंची फेल्ट कैप पहनते थे, बंद कॉलर का पारसी कोट, सफेद ढीला पजामा और फीता बंद जूता। उनके जेब से निकलती हुई सोने की एक चमचमाती चेन कोट के बीच के एक काज से अटकी थी। निश्चय ही घड़ी की होगी। वे अप्रत्याशित ही आ गए थे और उन्हें देखकर मेरे पिताजी घबरा से गए। झट करके अंदर जाकर खाट निकाल लाए और उस पर कोई दरी बिछा दी और पंडित जी को बिठाया। स्वयं उनके चरण छुए। हम लोग को उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने को कहा। मेरी बहनों ने भी आकर उनको प्रणाम किया। उन्हें पाँव छूने को उन्होंने मना कर दिया। मेरी माँ ने भी भीतर से बहनों को हाथ पान के साथ अपना प्रणाम भेजा। पंडित जी ने पिताजी से कुछ बातें की। हम लोग तो दूर जाकर खड़े हुए थे। उन्होंने बाहर से टूटे फूटे हुए हमारे मकान का मुआयना किया, फिर भीतर आकर भी कुछ देखा। हम लोगों को आशीर्वाद देके चले गए। थोड़े ही दिन बाद बैलगाड़ियों में ईटा चूना पत्थर आकर हमारे मैदान में गिरने लगा और बहुत से राज मजदूर आग नींवे खोदी भरी गई दीवारें उठी और जो है एक तरीके से आगे पक्का फर्श बरामदा बना। मैदान को पक्की मुन्नेट से घिरा गया और देखते ही देखिए हमारे घर के सामने की शक्ल बदल गई। बात को मुझे पिताजी ने बताया था कि पंडित जी को हमारे घर का टूटा गिरा सामान देखकर दुख हुआ था। उन्होंने पिताजी को सलाह दी कि बड़ी बेटी ब्याहने योग्य हो रही है, लड़की देखने से पहले लोग लड़की वालों का घर देखेंगे। घर इंसान की हैसियत बताता है, इस घर को देखते ही वे बिचक जाएंगे। बेटा बेटी ब्याह कर आदमी सामाजिक संबंध का विस्तार करता, आए दिन 4 लोग आते जाते रहेंगे। इस घर में तो किसी को बिठाने योग्य जगह भी नहीं है। फिर लड़के भी बड़े हो रहे हैं, उनके पढ़ने लिखने के लिए भी कोई कमरा चाहिए। ये जरूरी है कि बाहर एक बड़ा कमरा बनवा लिया जाए और मकान का जो है सामना दुरुस्त करा दिया जाए। पर पैसा, पंडित जी को पता था कि पैसा जो है प्रताप नारायण के पास नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत दफ्तर में जमा है वो उस वक्त निकालना जरूरी होगा जब भगवान देई का ब्याह होगा। शायद उतने से पूरा नहीं पड़े, कुछ बाहर से भी कर्ज लेना पड़े। पंडित जी ने 500 रुपये मेरे पिताजी को, यानी बच्चन जी के पिता प्रताप नारायण को 500 रुपये जो है पकड़ा दी और छोटी किस्तों में उनकी तनख्वाह से काट लिए। ब्याज में एक पाई नहीं ली। घर के रहन सहन में कुछ किफ़ायत करनी पड़ी। 2 साल में कर्ज उतर गया और एक ज़रूरत भी पूरी हो गई। पंडित जी ने इससे भी बड़ा एहसान प्रताप नारायण के ऊपर भगवान दाई के व्यय के समय किया। मेरे पिताजी उनके प्रति सर्वथा कृतज्ञता से नतमस्तक रहे। अब हमारे पढ़ने लिखने के लिए एक बड़ा पक्का कमरा हो गया, जिसे हम लोग बैठक कहते थे। सामने की ओर 2 खिड़कियाँ, एक दरवाज़ा, एक खिड़की, पश्चिम की गली और खुलती हुई घर का सबसे अच्छा कमरा बरोठी की ओर खुलने वाला दरवाज़ा बंद कर दे तो सबसे अलग स्वतंत्र बिल्कुल नहीं जी। उसमें मोटा टाट डालकर उस पर जाजिम बिछ गई। बीच में 2 मुंशी डेस्क हम दोनों भाइयों के लिए लग गए। पिताजी मुंशी डेस्क के फायदे बताते न थकते। देखो कुर्सी पर तो बस एक तरह से बैठा जा सकता है, पर मुंशी डेस्क पर कई तरह से। एक तरह से बैठे बैठे उग गए तो आसान बदल लिया। लड़कपन में तो मुझे मुंशी डेस्क पर पढ़ा लिखा, बड़े होने पर जब जब मुझे लगातार कई कई घंटे काम करना पड़ा मैंने मुंशी डेस्क का आश्रय लिया। तो जो है मैंने दिल्ली आकर बनवाए, यानी मुंशी डेस्क। एक ज़मीन पर रखकर काम करने के लिए, दूसरा हल्का टेबल पर रखकर खड़े होकर काम करने के लिए। जब कब कुर्सी पर बैठ बैठ के कमर के दर्द, जोड़ों में दर्द होती, मिट्टी के तेल का एक टेबल लैंप भी हम लोगों के लिए खरीदा गया। उसकी चिमनी साफ करने की ड्यूटी हमारी रखी गई। कितनी चिमनियाँ हमने लड़कपन में तोड़ी होगी। कमरे की दीवार में एक अलमारी थी जिसमें हम सभी किताबें, पढ़ने लिखने का सामान सब एक जगह रखते। जब तक घर में कभी यहाँ
कभी वहाँ बिखरा रहता था। पिताजी ने कमरे में कुछ देवताओं की तस्वीरें लगवा दी। बाद को हमने देश के कई नेता की तस्वीर लगा दी। मेरा तो अधिकतर समय इस कमरे में ही बीतता था। आगे चलकर जाड़ों में मैं उसी में सोने भी लगा। एक कोने में तख्त डालकर गर्मी में हम बाहर मैदान में सोते थे। बरसातों में कमरों के आगे बरामदा में। मेरी बड़ी बहन का विवाह जो है भगवान देई जिला प्रतापगढ़ के पारसीपुर ग्राम के बाबू त्रिलोक के साथ हुआ। एक बहन, 3 भाइयों में वे सबसे बड़े थे। मैट्रिकुलेशन उन्होंने पास किया था और घर पर रहकर जिम्मेदार का काम देखते हमारे मोहल्ले के बाबू द्वारिका प्रसाद के भांजे थे। उन्हीं के सुझाव और बीच बचाव से रिश्ता हुआ था। उन दिनों दहेज तय करने की प्रथा थी, किंतु त्रिलोकनाथ की विधवा माता ने किसी राशि विशेष पर जोर नहीं दिया। केवल इतना पिताजी से कहला दिया कि लेन देन ऐसा रखे जो दोनों परिवार की हैसियत के अनुरूप हो। भाई के बीच में पड़ने का कुछ लिहाज तो उन्हें रखना ही था। पिताजी अपनी हैसियत से ज्यादा किया, पर वह भी शायद लड़के के परिवार की हैसियत से कम समझा गया। और इस अव्यक्त असंतोष की काली छाया मेरी बहन के वैवाहिक जीवन पर बराबर बनी रही। मैंने उस छोटी सी उम्र में उन दिनों तो इतना ही जाना कि घर में मनो अनाज आया है। मोहल्ले की बहुत सी स्त्रियों ने मिलकर महीनों गा गा कर उसे बीना, चाला, पछोरा, दरा, पीसा, मटकों में भरा। बहुत से कपड़े घर में लिए रांगे गए, बहुत से दर्जी रंगरेज से सिलाए गए, सोनार से कई सोने चांदी के गहने गढ़वाए गए, चांदी से लेकर पीतल तांबे तक के बर्तन आए, कल से थाल सब आया। निमंत्रण पत्र छपे और बंटवाए गए। कई दिनों तक विविध देवी देवता की पूजा हुई। आदि देवताओं की, बिसिल की, हरीश की, कुएं की ब्याह गए। ढोलक पर माता का भजन हुआ। आम के पल्लव बांधे गए। नाते रिश्तेदार दोस्त सब इकट्ठे हुए। कड़क कड़क कड़ छैयम छैया करके बारात दरवाजे आई। 2 तीन दिन तक तो विवाह की रस्में होती रही। गाने बजाने, मंत्र पाठ, हंसी ठिठोली, कभी कभी वाद विवाद, तड़क झड़प के बीच एक और सवेरे बहन की विदा की बेला आ गई और बहन रोई, माँ रोई, घर की संबंधियों के पास पड़ोस की स्त्रियां रोई, पिताजी की भी आंखें गीली हुई और बहन की डोली चली गई कि घर में ढोलक पर गाना बैठ गया, मैं राजा तोरे खेलन की गेंद बनूंगी। जैसे यह सिद्ध करने के लिए कि जो रोना धोना अभी हो चुका है वह शकुन का रोना धोना था, मातम का नहीं। लड़की की विदा के फौरन बाद गाने की प्रथा शायद इसी विचार से हो। वाद को पिताजी ने बताया था कि बहन के विवाह में 3,000 रुपए खर्च हुए, केवल 1,000 उनके पास थे। यानी खर्च जो है 3,000 हो गए, लेकिन पिता के पास सिर्फ 1,000 थे। और ऐसा ही अक्सर आजकल की शादियों में भी, मतलब शादी करने लगो तो इतना ज़्यादा खर्च हो जाता है, हमेशा जेब खर्च से ज़्यादा होता है, पिता कर्ज में डूब जाते हैं। कहते कि उन्होंने 2,000 पंडित वही रामचंद्र शुक्ला ने दिए। ना उन्होंने कोई कागज लिखाया था, न लौटाने की कोई मियाद पूछी। शायद पंडित जी ने ये रुपए वापस लेने के इरादे से दिए ही नहीं थे। पर मेरे पिताजी के स्वाभिमान का यह धन दान स्वरूप स्वीकार करना गवारा ना हुआ। मेरे पिताजी के सनातनी संस्कार इतने प्रबल थे कि ब्राह्मण की पाई भी लेना वे पाप समझते। उन्होंने पंडित जी के चरण पकड़े और विनती की कि आपका इतना बड़ा उपकार होगा कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप मुझसे ब्याज ना ले, मूलधन की पाई पाई मैं किस्तों में अदा करूंगा। और विवाह के दूसरे ही मास से घर के खर्च की सभी मदों में निर्ममतापूर्ण कटौती करके उन्होंने अदायगी की शुरू की। और इस कटौती का कष्टकर अनुभव हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को कई वर्षों तक हुआ। पिताजी के बचत अभियान के संबंध में एक घटना मुझे याद है जो बड़ी मार्मिक है। हमारे अंग्रेजी के मास्टर विश्वनाथ प्रसाद को 8 रुपये महीने दिए जाते थे। पिताजी ने कुछ और बचत के ख्याल से ये निश्चय किया कि वो मास्टर साहब को छुड़ा देंगे। वे ये भी नहीं चाहते थे कि मास्टर साहब को एहसास हो कि उनके काम से असंतोष के कारण उन्हें छुड़ा दिया गया है, क्योंकि बड़े श्रम और रुचि के साथ हम लोगों को पढ़ाते थे। साथ ही उनके सामने अपनी असमर्थता व्यक्त करने में भी उन्हें संकोच हुआ। उन्होंने अंग्रेजी में एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने सारी स्थिति को स्पष्ट कर दी कि लड़की की शादी में उन पर काफ़ी कर्ज हो गया। अदायगी के लिए रुपये बचाने के ख्याल से उन्हें बड़े अफसोस के साथ ट्यूशन बंद करनी पड़ रही। ये चिट्ठी मैंने ही ले जाकर मास्टर को दी थी। मास्टर साहब को सोचने में एक भी क्षण नहीं लगा। उन्होंने दूसरी तरफ लिख दिया, आप इस विषय में चिंता न करें, मैं बिना तनख्वाह के आपके तड़कों को पढ़ाऊंगा। और मास्टर साहब साल भर बगैर तनख्वाह के पढ़ाते रहे। जब तनख्वाह पाते थे तब चाहे किसी किसी दिन ना आते हो, कभी कभी देर से आते हो, पर जब उन्होंने तनख्वाह लेना बंद कर दिया तो ना किसी दिन उन्होंने नागा किया, न देर से आए। अंत में पिताजी ने उनसे प्रार्थना की कि लड़के अब बड़े हो गए, आप स्वयं आने का कष्ट ना करें, जब उनको कुछ पूछने की ज़रूरत होगी वो आपके घर जाएंगे। वे मान गए। हम जब भी उनके घर जाते बड़े स्नेह से हम लोगों की कठिनाई को दूर करते, और हम कुछ दिन उनके पास ना जाते तो वो खुद घर पे आ जाते। कहते ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुम अब इतने तेज हो गए हो कि तुम्हें कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मास्टर साहब ने लंबी उम्र पाई। जब मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गया था तब वे वृद्ध और बेकार हो गए थे। मुझे बड़ा संतोष हुआ कि उनकी कुछ सेवा कर मैं उनसे यत्किंचित उन्नत हो पाया। उन दिनों की एक और घटना मुझे याद है, इलाहाबाद नगर में लोकमान्य तिलक और इनोवेशन का आगमन। उनके विषय में मोहल्ले के बड़ों से मैंने इतना सुना था कि उनका जुलूस देखने को मैं भी चौक पहुंच गया। करकल मेरे साथ थे। ऐसे सब कामों में
मुझे उनका बड़ा सहारा होता। वे उम्र में मुझसे बड़े ही नहीं थे, शरीर से भी पोढ़े थे। तिलक जी और निवेशन को एकदम टमटम में बिठाकर जुलूस में लंबी-लंबी रस्सियाँ उसमें बाँध दी गई और स्वयं उनसे गाड़ी खींची गई। मेरे बहनोई के छोटे भाई थे त्रिभुवननाथ। उन दिनों हिंदू बोर्डिंग हाउस में रहते थे। यदि मैं अपने जीवन में कुछ भी ना कर पाता तो इतना ही मुझे अपने पर गर्व करने के लिए पर्याप्त था कि जिन लड़कों ने तिलक की गाड़ी खींची थी उनमें मैं भी था। उनकी गीता रहस्य ने जिसे मैं बहुत बात को परिचित हुआ मध्ययुगीन हिंदू मनीषा की धारा को कलयुगी तमिश्ना के गहर से बाहर निकाल कर कर्मयुग के आधुनिक प्रशस्त और प्रकाशपूर्ण पद पर लगने में मैं अभूतपूर्व योग दिया। दर्जा 2 पास करने के बाद मौसमगंज म्युनिसिपल स्कूल से मेरा नाम काट कर ऊंचा मंडी म्युनिसिपल में लिखा दिया गया और वहीं 2 बरस पढ़कर मैंने तीसरा और चौथा दर्जा पास किया। इसके पीछे पंडित विश्राम तिवारी उन दिनों वे ऊंचा मंडी में जो थे ऊंचा मंडी में हेडमास्टर थे। पंडित विश्राम तिवारी जिला इलाहाबाद की तहसील हंडिया के गांव मरो के निवासी थे। हंडिया के तहसील स्कूल से उन्होंने मिडिल पास किया था और उनके बारे में यही कहा जाता था कि जब वे नॉर्मल पढ़ने के लिए नॉर्मल मिडलाइचियों के लिए टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स था तो अपने गांव में पैदल चल कर इलाहाबाद आए तो जमुना के पुल को देख उन्होंने अचरज से मुंह बा दिया। रेल का इतना बड़ा पुल देखने का उनके जीवन में पहला अवसर था। कहा था ओखो 100 रुपए के तुम्हें लोहे लग गई हुई यानी मजदूरी ऊपर से। पंडित जी के दिमाग की सीमा सक्रिय सूझबूझ और गांधीपन की कल्पना उनके इस वाक्य से ही हो जाती पर प्राय ऐसे ही लोगों पर शहर का रंग बड़ी जल्दी चढ़ता है। घुटने तक धोती के ऊपर गजी का कुर्ता, सिर पर मुरेठा और पाँव में चमोदा पहनने वाले तिवारी नॉर्मल पास करते ही बाबू बन गए। अब वे पाँव में काली सी स्लीपर पहनते जिसे तेज चलकर शलप शलप आवाज निकालते और चमोदे के चरमर के ऊपर एक स्वनिश्चय होता। घुटने तक की धोती ढीली होकर स्लीपर की गज झाड़ने लगी। गजी का कुर्ता लंगलाट का बुराक कमीज में बदल गया। घूटी कोपड़ी पर मांगदार बुलबुलिया होगी। मुर्ठे की जगह फेल्ट कैप ने ले ली। पुरानेपन की कोई निशानी ही नहीं बचने दी उन्होंने। पंडित जी निहायत रट्टू और घोटू आदमी थे। नॉर्मल का इम्तहान उन्होंने बहुत अच्छे नंबर से पास किया और पास करते ही शहर के स्कूल में नौकरी पा 2 ही 4 साल नया मुदरिसी ऊंचा मंडी के लोअर प्राइमरी में आ गए हेडमास्टर के पद पे। हेडमास्टर बनकर एक प्रकार से उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा की सीमा छू ली। पर वे तो चरम बिंदु पाने की अभिलाषी थी। उनकी कामना थी कि उनका स्कूल शहर के सब लोअर प्राइमरी में सबसे अच्छा हो, सबसे अधिक विद्यार्थी उन्हीं के यहाँ हो, सबसे अधिक प्रतिशत से उनके परीक्षार्थी पास हो और सबसे अच्छी रिपोर्ट जो है इन्हीं के यहाँ से जो है व्यक्त हो। उनके स्कूल के मुआयने के लिए कि पंडित में बड़ी एनर्जी थी। सख्ती से वो बात व्यक्त नहीं होती। हर क्षण सक्रियता नवयुवक थे। गांव के शुद्ध घी दूध मट्ठे पर पले। दूध मट्ठा तो प्रतिदिन आ नहीं सकता था शहर पर एक हड़िया भैंस का घी वे प्रतिभा से अपने लिए मंगा लेते। पंडित जी विवाहित थे पर एक तरह से ब्रह्मचारी। उनका विवाह एक बहुत छोटी उम्र की लड़की से हुआ था जिसका नाम बभना था। बभना पंडित जी 28 के होंगे तो बभना वही 8 की, मतलब 20 साल अंतर। घर में छोटा सा बलमा मोरागीना में गिल्ली खेले के विपरीत वाली स्थिति थी। पंडित जी की वृद्धा माता जिनको वो मावा कहते थे बभना को अपने पास लेकर सोती थी। सुंदर बधुन श्वास ले सोई। तिवारी को सोचना पड़ता कि अपनी एनर्जी का क्या करे। 3 बजे उठकर गंगा चाह चले जाते नहाने। 2-3 ट्यूशन सुबह करते, दिन भर स्कूल में दिन और 4 दर्जे को पढ़ाते। नीचे के दर्जे का मुआयना करते। नायाब मुदरसों के काम में नुक्स निकालते। आखिर हेडमास्टर ही तो थे। 2-3 ट्यूशनें शाम को करते और रात को बड़ी देर तक उच्च स्वर से रामायण बाजते। और 3 व्यक्तियों का उनका परिवार स्कूल की इमारत के ही एक हिस्से में था। खूब पैसे कमाते थे। घड़ी ली, साइकिल खरीदी, मावा और बभना के लिए जीवर बनवाए और पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक में अकाउंट खोला। एक दोहा उठते बैठते जबान पर रहता। पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरे चेत, पुरुष भरोसे जो रहे, कुपुरुष भाषण टेर। मेरे पिताजी से उनकी मैत्री संभवतः दोनों के ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान से हुई होगी। हालांकि पंडित जी मेरे पिता से 15-16 वर्ष जो है छोटे थे। यानी जो वो पंडित थे इनके पिता से भी लगभग वो 15-16 वर्ष छोटे थे। जिन दिनों वे हमारे यहाँ आए उन दिनों ऊंचा मंडी स्कूल में जो है विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने का उनका अभियान चल ही रहा था। वे आसपास के मोहल्लों में घर घर जाते और जहाँ भी लड़के पाते उनके अभिभावकों से स्नेह से बात करते, आग्रह करते। अब उसी में क्या था कि प्रयत्न करके उन्होंने मेरे छोटे भाई का तो नया नया दाखिला था तो मेरे पिताजी को कह सुनकर मना लिया कि वहीं पे करा दें। फिर उन्होंने मेरे पिताजी को समझाया कि 2 बच्चे हैं, दोनों का ही एक स्कूल में पढ़ना ठीक रहेगा, साथ साथ आएंगे। उनकी बात में कुछ तर्क था। मेरे पिताजी ने मोहसिनगंज से मेरा नाम कटाकर ऊंचा मंडी में भर्ती करा दिया। सालिग्राम का नाम दर्जा 1 में लिखा दिया गया, मेरा दर्जा 3 में, जिसे पंडित जी स्वयं पढ़ाते थे। पंडित जी खुद मेहनत करते थे, विद्यार्थियों से मेहनत लेते थे, क्रोधी भी बड़े थे। लड़कों को सजा देने में उन्हें मजा आता था। जबान भी उनकी चलती थी और हाथ भी उनका। स्कूल के चपरासी को उनकी हिदायत थी कि सुबह सुबह नीम के 2 गोदे लाकर उनकी मेज पर रख दे, जिनको पंडित जी अपने चाकू से छील काट कर तैयार करते और उनकी प्राथमिक परीक्षण में ही किसी किसी विद्यार्थी को बिना किसी अपराध के एक हाथ पड़ जाता।
उनका मोटो ही था बिना कसूरम 4 गुना हम। इमले की एक गलती पर 1 गोदे और एक सवाल गलत होने 5 गोदे। पढ़ते समय की गलतियों पर तमाचे करने ठीक काफ़ी समझे जाते, कॉपियाँ देखने के बाद तुरंत सज़ा। सज़ा देने का अपना एक तरीका, जिस लड़के को सज़ा देनी हो तो इसका एक हाथ तरफ से कोई कोई और लड़का पकड़ता और दूसरा वो पकड़ते और लगा देते। कहते थे इस पर पंडित जी तुलसीदास की एक चौपैया भी दहाड़ते, मोरे हृदय कृपा करि काऊ, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुत मार्ग मोरा। और अपना काम शुरू कर देते। कोई कोई लड़के मार के डर से स्कूल ही छोड़ देते। पंडित जी उनको कायर समझते, जो उनकी मार को सह जाते उनको बहादुर। वे अक्सर दोहराते, जेकर होए बजर का टाना, सो आवे विश्राम की सराहना। टाना शायद टांग से बना है, पर अवधि में इसका प्रयोग सारे काठी के लिए होता था। और स्पष्ट है कि जिसका वज्र का शरीर वो विश्राम की शरण में आए, टाना और सरना की तुक नहीं मिलती। किस्सा मशहूर है, तेली ने जाट से कहा, जाट 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 तेरे सिर पर खाट। जाट ने जवाब दिया, तेली 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 सिर तेरे तेरे सिर पर कोलू। तेली बोला, तुक तो मिली नहीं। जाट ने कहा, तुक चाहे मिले ना मिले, बोझो तो दबेगा। पंडित जी से कोई त्रुटिपूर्ण तुक की बात करता तो वे भी शायद यही उत्तर देते, गोदों की चोट तो पड़ेगी, ये तो पंडित जी किसी को नहीं बख्शते। पर मैंने नोटिस किया था कि वे वर्ग भेद की एक सूक्ष्म नीति बरतते थे। अच्छे घर वालों के लड़के पे वो हल्के फुल्के मारते, साधारण घरों के लड़कों पर पूरे जोर से। मेरी गिनती अच्छे घरों के लड़कों में की जाती, ठोक पीट कर लद्दड़ लड़कियों को काबिल बना देने के लिए वो मशहूर थे। इसलिए उनके मारने पीटने की कोई शिकायत नहीं करता था। मुझे उन्होंने सही गलत कई तरीकों से प्रभावित किया। ऊंचा मंडी के स्कूल में पढ़ते हुए मैंने अपने जीवन का प्रथम और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब तक मुझसे बड़े जो कहते थे मैं वही करता था। करकल एक दिन खबर लाए कि विद्या मंदिर स्कूल में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का व्याख्यान है। शाम को सब व्याख्यान सुनने जाने लगे तो मुझे भी साथ ले गए। सभी में विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्वामी जी ने मेज पर बैठकर व्याख्यान दिया। हष्ट शरीर, गेरुआ वस्त्र, आंखों पर धूप का चश्मा। स्वामी जी के भाषण में ओजस्विता। माइक वाइक उन दिनों कहाँ थे, पर उनकी आवाज़ दूर पर साफ सुनाई देती। उनका भाषण हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा पर था। मुझ पर उनके व्याख्यान का बड़ा प्रभाव हुआ। सच कहूँ तो मैं उनकी वक्तृता के प्रभाव में बह गया। मैंने सभा में बैठे ही बैठे निर्णय किया कि अब मैं उर्दू छोड़कर हिंदी ले लूँगा। लौटते समय करकल से मैंने सलाह की तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया। उनकी पढ़ाई संस्कृत से शुरू हुई थी। वे हिंदी का कोई महत्व देते नहीं थे। उस दिनों उन्होंने भी हिंदी की महत्ता समझी और स्वीकारी। उस समय मैं चौथे दर्जे में था, यानी जब हिंदी का महत्व ये स्वीकार किए तो चौथे में थे, जिसका स्तर काफ़ी ऊंचा था। शवादे उर्दू नाम की किताब कोर्स में था। कवायद यानी व्याकरण की भी एक किताब पढ़ाई जाती। भाषा बदलने में मेरी परीक्षा में असफल होने का भय था। हालांकि घर पर ही पढ़ी हिंदी मेरी बहुत कमज़ोर नहीं थी। कन्या मनोरंजन और बहनों की पाठ्य पुस्तकों में मैं उल्टा पलटा ही करता था। अब घर में सरस्वती आती थी जिसे मैं भी देखता था, पर हिंदी में विधिवत मेरी शिक्षा नहीं हुई थी। ये तो मानना ही पड़ेगा कि पिताजी ने मेरे प्रस्ताव का विरोध किया। स्कूल में पंडित जी के सामने मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने भी इससे अपनी असहमति प्रकट की और कठिनाइयों की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया। सालाना इम्तिहान को कुछ ही महीने बाकी थे, साथ ही भाषा के माध्यम बदलने के लिए डिप्टी इंस्पेक्टर से भी अनुमति लेनी होती। जब मैं किसी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ तो पंडित जी ने पिताजी से सलाह मशविरा करके डिप्टी साहब के नाम एक पत्र लिखकर भिजवा दिया। उन दिनों डिप्टी इंस्पेक्टर बाबू शिव कुमार सिंह थे। वे स्वयं हिंदी के बड़े प्रेमी थे। शिव कुमार सिंह नागरिक प्रचारी सभा काशी के संस्थापकों में शिव कुमार सिंह थे। गो यह बात मुझे उन दिनों नहीं मालूम थी। उन्होंने मुझे मिलने को अपने घर पर बुलवाया। मैं पंडित जी के साथ गया। उन्होंने मुझे गौर से देखा, मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके शायद मैंने ठीक उत्तर दिए, पर सबसे अधिक मेरा उत्साह देखकर उन्होंने उर्दू छोड़कर हिंदी लेने को मुझे अनुमति दे दी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने पूरी लगन के साथ विधिवत हिंदी पढ़ना शुरू किया। मुझे अतिरिक्त सहायता देने के लिए पिताजी ने पंडित जी को घर पर हिंदी पढ़ाने के लिए रख दिया। कुछ उनके निर्देशन और अधिक उनके प्रोत्साहन से मैंने परीक्षा समय पहुंचते पहुंचते हिंदी की पूरी तैयारी कर ली और कक्षा में सबसे तेज लड़कों से होड़ होने लगे। पंडित जी का सिद्धांत था कि मनुष्य को तूल भर जाना चाहिए, फिर दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो प्राप्त न कर सके। आगे इसका पोषण इस कहावत से हुआ, हेयर देयर इज ए बिल देयर इज ए वे। इस विश्वास से मैंने जीवन में सदा बल संचय किया। गो अब मैं उसकी सीमा भी जानता हूँ। इच्छा बल हो तो दरवाजों को धक्का देकर आप खोल सकते हैं, पर ठोस दीवार के बीच से होकर जाना चाहेंगे तो सिर्फ फोड़ लेने के अलावा आप क्या कर सकेंगे। परीक्षा मैंने अच्छे नंबरों से पास की। मुझे प्रथम स्थान की प्रत्याशा थी। भाषा बदल देने के कारण मेरा द्वितीय स्थान आया, पर मुझे संतोष था कि मैंने सही दिशा में कदम रखा। 20-22 वर्ष बाद काशी के कवि सम्मेलन में मैं कविता पाठ कर रहा था। श्रोताओं में मुझे मालूम नहीं था कि बाबू शिव कुमार सिंह बैठे हुए हैं। वे वृद्ध हो गए थे, सरकारी सेवा से रिटायर हुए कई वर्ष हो चुके थे। कभी सम्मेलन समाप्त हुआ तो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैं वही हूँ जो एक दिन उर्दू छोड़कर हिंदी लेने की अनुमति मांगने को उनके पास आया था, जब वे इलाहाबाद में डिप्टी इंस्पेक्टर थे। मैं उनकी स्मृति पर दंग रह गया। उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहा, उस दिन के निर्णय पर आज मुझे गर्व है। मैंने उनके चरण छूकर उनसे विदा ली। उन्होंने लंबी उम्र पाई। हाल ही में मैंने कहीं पढ़ा कि 90 से अधिक की अवस्था में उनका देहावसान हो गया। उन्हीं दिनों की
एक और घटना मुझे याद है जिसका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। ऊंचा मंडी स्कूल के पास ही भारतीय भवन पुस्तकालय था। पंडित विश्राम तिवारी किसी दिन पुस्तकालय में पहुंचे तो उनके मुंह से निकल गया, ओ खो, दुनिया में इतनी किताबें। भारती भवन के पास कौन विश्राम जब पढ़े पे पहुंचे, पुस्तकालय में कहे इतनी किताबें। एक दिन मुझे भी वो पुस्तकालय में ले गए, बाहर बाहर से उसे मैंने कई बार देखा था और बोले, जहिया ये कुल किताब तो पढ़े डावा, जैसे इनके पढ़ने मात्र से कोई ज्ञानी या बुद्धिमान हो जाएगा। मनसा उनकी अच्छी ही थी, वे दिल से चाहते थे कि मैं जीवन में कुछ बनूं, पर उनकी दिमाग की सीमाएं थी और मैं अपनी उम्र में उन्हें अपने शुभचिंतक और पथ प्रदर्शक के अलावा और समझ ही क्या सकता था। मैंने भारतीय भवन की सारी पुस्तकों को पढ़ डालने का व्रत लिया। हिंदी की पुस्तकें उन दोनों भारतीय भवन में अधिक नहीं थी, शायद 3-4 अलमारियों में, बाकी संस्कृत अंग्रेजी की किताबें थी। खफे खैर मैंने एक सिरे से किताबों को शुरू किया, शायद उसी क्रम में जिसमें वो सूची पत्र में दी थी या जिस क्रम में वो अलमारी में थी। मेरे सालों की संध्याएं भारतीय भवन ने खाई। जब मेरी उम्र के लड़के मैदान में खेलते थे, मैं भारतीय भवन के कम प्रकाश वाले हाल में बैठा किताबें पढ़ता, किताबें जो एक विषय से किसी दूसरे दूसरे बिल्कुल से असंबंधित विषय पर मुझे उछाल देती। उपन्यास से वैदक पर, वैदक से धर्मोपदेश पे, धर्मोपदेश से काव्य, काव्य से जीवनी पर किताबें जिनका सिर पैर में कुछ ही कभी नहीं समझता। किताबें जो शायद पढ़ने योग्य हो तो थी, पर बुद्धि के अधिक परिपक्व होने पर, किताबें जिनको मुझे छूना ही नहीं था। काश उस समय कोई मेरे पठन व्यवस्थित कर पाता, इस पर मैं बहुधा पछताता रहा। अब तो मैं ये सोचकर कुछ ना संतोष का अनुभव करता हूँ कि शायद वो सारा व्यवस्थित पठन बिल्कुल व्यर्थ नहीं गया। शायद कोई अनजान शक्ति बहुत कुछ अव्यवस्थित में से भी कुछ व्यवस्थित समझौती रहती है। हमारे जीवन का निरूपण बहुत कुछ अनजान शक्ति से होता है। यदि यह शक्ति अनजान अपना सृजनात्मक कार्य ना करती, तो जो बहुत कुछ अज्ञात अकस्मात भाग्यवशात हमारे संसर्ग में आता रहता, वो हमें विक्षिप्त बनाकर छोड़ देता। जुलाई 1919 में मेरा नाम स्थानीय कायस्थ पाठशाला में हाई स्कूल में छठे दर्जे में लिखा दिया गया और मेरे पिताजी भी कायस्थ पाठशाला के विद्यार्थी रह चुके थे। घर में अब भी कुछ किताबें पड़ी थी जिन पर पिताजी का नाम, दर्जा और स्कूल के साथ लिखा हुआ था। जिस स्कूल में मेरे पिता पढ़ चुके थे उसी में मैं पढ़ने को आया, ये सोचकर अपने ऊपर कुछ गर्व होना और स्कूल के साथ एक विशेष लगाव अनुभव करना था। दोनों भाइयों को साथ साथ स्कूल में भेजने के विचार से उसी साल मेरे छोटे भाई के दर्जा 2 पास कर लेने पर उसकी भी नाम कायस्थ पाठशाला में लिखवा दिया गया। दर्जा 4 में हिंदी स्कूल में भाषा और गणित का स्तर ऊंचा होता था और अंग्रेजी अच्छी जानने वालों का नाम आसानी से अंग्रेजी स्कूलों में 1-2 दर्जे ऊपर लिखा जाता था। उन दिनों पाठशाला में 2 भाइयों के साथ पढ़ने पर एक भाई की फीस आधी ली जाती। शायद इसका भी ख्याल किया गया हो। पंडित विश्राम तिवारी हमारे घर पर 1 आध साल और पढ़ाते रहे। वे केवल हिंदी और हिसाब पढ़ा सकते थे, पर मेरे पिताजी की दृष्टि से हम पर उनकी निगरानी का भी बड़ा महत्व था। ऊंचा मंडी स्कूल से कायस्थ हाई स्कूल में हम क्या गए, मानो एक दरबे से निकलकर हम खुली हवा में आ गए। बड़े बड़े पक्के कमरों में क्लास, आगे पीछे खेलने के लिए लंबे चौड़े हरी धूप के लॉन, मैदान, हर विषय को पढ़ाने के लिए अलग अलग अध्यापक जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाते थे। पढ़ाई यहाँ भी प्रार्थना से ही शुरू होता, वंदे मातरम से। केंद्रीय हाल में सब लड़के इकट्ठे होते, प्रोफेसर कुछ हालकर हारमोनियम पर वंदे मातरम गीत गाते। उसके बाद लड़के पंक्तियों में अपने अपने क्लास में आते। वंदे मातरम का अर्थ, महत्व, इतिहास हमने बात को जाना। उन दिनों कायस्थ पाठशाला की इमारतें शहरों से कटरा को जाने वाली सड़क पर सूरज कुंड के आगे बिजली घर के बाद से शुरू होती। सूरज कुंड सड़क पर बने रेलवे पुल का नाम है। यहाँ पे जो सूरज कुंड है वो सड़क पर बने रेलवे पुल का नाम है। कुंड वहाँ कोई नहीं। कुंड का दृश्य हम पुल के नीचे केवल बरसातों में देखते थे, जब दोनों ओर से पानी बहकर वहाँ पे इकट्ठा हो जाता। शायद वहाँ किसी समय पर कुंड रहा हो। जमीन वहाँ की नीची है, बात को शायद सड़क में आ गया हो। पाठशाला की इमारत 2 हिस्सों में थी। एक हिस्से में जो एक तला था और हाई स्कूल था, दूसरा हिस्सा 2 मंजिला था। नीचे का हिस्सा कॉलेज का छात्रावास था, ऊपर के हिस्से में कॉलेज के क्लास होते। स्कूल के छात्रावास की इमारत अलग थी। स्कूल के हेडमास्टर और कॉलेज के प्रिंसिपल के रहने के लिए भी छोटे बड़े मकान थे। कायस्थ पाठशाला का विद्यार्थी 1919 से 1925 तक वो रहे, जिस वर्ष वहीं से मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। यानी अपने 12 वर्ष की अवस्था से लेकर हम 18 वर्ष की अवस्था तक, कैशोर प्रवेश की ड्योढ़ी से लेकर यौन प्रकाश के द्वार तक, किसी भी व्यक्ति के जीवन में बड़े वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। अंग्रेजी में इन वर्षों को फॉर्मेटिव पीरियड कहते हैं, अर्थात निर्माण का समय। पर मैं इन्हें केवल निर्माण का समय मानकर संतुष्ट नहीं हो सकता। ये वे वर्ष है जो मनुष्य को एक संज्ञा, एक इयत्ता, एक इकाई, एक व्यक्तित्व देते हैं। स्वाभाविक है कि उनके निरूपण में उनका समय, उनका परिवेश, उनकी परिस्थितियाँ सब अपनी भूमिका में होती हैं, पर शायद सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है स्वयं उसका क्रमशः अधिकाधिक सजग, सचेत, जागरूक होना। इसलिए इन वर्षों को मैं निर्माण का समय ना कहकर आत्मनिर्माण का समय कहना चाहूँगा। किसी का बचपन कोई भी रूप ले ले तो उसके लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, पर उसका यौवन जो रूप लेगा उसका दायित्व उसे उठाना पड़ेगा। ये सत्य है कि मेरे निर्माण में मेरे युग का, स्थानीय वातावरण का, मेरी शिक्षा संस्था का, मेरे परिवार का, मेरे पास पड़ोस का हाथ है। मनुष्य का विकास शून्य में नहीं होता, पर एक हाथ ऐसा भी है जो सबको एक विशिष्ट रूप से मुझे निर्मित करने को प्रेरित करता, प्रभावित करता और कभी कभी बाध्य भी।
ये मेरा अपना ही हाथ है, अपने हाथ से अपना हाथ टटोलना मुश्किल है, पर बिना इसको टटोले अपने विकास का इतिहास लिखना या तो दम्भी होना है या फर्जंदी होना। मेरी लेखनी मुझे इन दोनों स्थितियों से बचाए, क्योंकि ना तो यही सत्य है कि सारी परिस्थितियाँ दासी बनकर सब कुछ मेरे अनुकूल हो सकती है, और ना यही कि उन्होंने मुझे अपना दास समझकर जैसा चाहा वैसा बना दिया। संबंध काल की घटनाओं ने इस देश का इतिहास बदला, शायद किसी न किसी अंश में संसार के इतिहास का भी। इस रूप में उन्हें देखना इस लेखन का लक्ष्य नहीं। सूरज की किरणें समुद्र पर पड़ती हैं और ओश की बूंद पर भी। यहाँ शायद उनकी उतनी ही चमक दिखाई दे पड़ती है जितनी ओश की बूंद से। ओस की बूंद पर सूरज का चमकना बिल्कुल महत्वहीन नहीं है। हो तो जो भी मैं अपने बारे में बिल्कुल यही लिख रहा हूँ तो बिल्कुल बेमानी है। कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में शायद मैंने इतना ही जाना कि दुनिया के किसी दूर सुदूर भाग में अंग्रेजों की जर्मनों से लड़ाई हो रही है। पता नहीं किस सूक्ष्म प्रसार अथवा किस आत्मतोषप्रद कल्पना का यह परिणाम था कि समझा जाता था कि जर्मन जो है दुनिया के सबसे बहादुर लोग हैं और अंग्रेज उनको पराजित नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ पायनियर जो अखबार आता था और बड़े लोग बड़े ध्यान से उसे पढ़ते थे और परस्पर लड़ाई की अगति प्रगति की चर्चा करते, उनकी आधी इतनी ही बातें हमारे कानों में पड़ जाती जिनसे हम नतीजा निकालते कि लड़ाई अभी चल ही रही है और हार जीत का फैसला नहीं हुआ। उन दिनों एक चित्र में जंगी अखबार निकलता था, वो भी किसी तरह हमारे घर आ जाता था। चित्रों के नीचे उर्दू हिंदी के छोटे छोटे वाक्यों में कुछ लिखा होता, उनसे लड़ाई की कुछ शक्लें भी पता चलती। चित्रों ही जैसी लड़ाई होती तो लड़ाई तो बड़ी चिकनी साफ सुंदर और रंगीन चीज है। लड़ाई का कितना गलत रूप हमने सोचा था। हमारे बड़ों ने लड़ाई के प्रभाव के रूप में केवल ये जाना था कि चीजें महंगी होती जा रही हैं और इस महंगाई का प्रभाव कितनी सूक्ष्म रीति से जीवन की कितने पक्षों पर पड़ता होगा। उन दिनों की एक घटना मुझे याद है। तब घर घर प्रयाग में पिड़ोर मिट्टी यानी गंगा जी की मिट्टी बेचने वाली आया करती थी और घर के लीपने पोतने पूजा विधिया पार्थिव आदि बनाने के लिए पिड़ोर मिट्टी का उपयोग होता था। 1 पैसे की डलिया 4 पैसे में मिलने लगी। माँ ने झुंझलाकर एक दिन कहा था, क्या मिट्टी भी लड़ाई पर भेजी जाती है, जो भी महंगी हो गई। इस पर पिताजी ने समझाया था कि पिड़ोर मिट्टी इसलिए महंगी हो गई कि अनाज महंगा हो गया है और मिट्टी बेचने वालों को भी मिट्टी बेचकर अन्न ही तो खरीदना पड़ेगा। हमारे नगर में लोकमान्य तिलक ने आकर होम रूल लीग की शाखा खोल दी थी। अपने घर में अपनी माँ के साथ मोहल्ले के माधो के इक्के पर सवार होकर जब हम अपने मामा के घर जाते तब रास्ते में बाएं हाथ का उसका दफ्तर दिखाई देता। शाखा का साइन बोर्ड में पढ़ता था, उसका अनुवाद करता था। घर की हुकूमत की मांग करने वाली सभा शायद बाहर की हुकूमत के विरोध में खड़ी हो गई। तिलक जब इतने बड़े थे कि आदमी की सीमा में ना समा सकने के कारण उन्हें भगवान तिलक कहा जाता, तो उनकी बनाई सभा निसंदेह किसी बड़े काम के लिए होगी। हमारे मोहल्ले में शायद ही कोई लीग का सदस्य हो जो जो होंगे जो सिविल लाइन में रहने वाले लोग होंगे। आज़ादी भी उच्च वर्ग की चर्चा का विषय था। महात्मा गांधी भी हमारे नगर में पांव डाल गए थे। अभी टिड्डी दल की तरह जनता का उनके नाम पर उमटने का समय तो नहीं आया था, पर जिन 400-500 लोगों ने उन्हें देखा और उनका व्याख्यान सुना था, वे उनकी सादगी, सौम्यता, संकोटी नैतिकता और किसी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होने की उनकी क्षमता की चर्चा करते फिरते थे।